तुम्हारा पूरा परिवार बेटों का दीवाना है, लेकिन जब तुम्हारे पापा की पीढ़ी आई, एक साथ 8 बेटियां पैदा हो गई। माँ ने अपनी इज्जत के लिए 45 साल की उम्र में जिद करके गर्भ धारण किया ताकि इस बार बेटा पैदा हो सके। वो तो दिन में 4 बार खट्टा हॉट पॉट तक खाती थी। खाने के बाद पेट पकड़कर चौक पर सब्जेक्ट 3 डांस करती थी। किसने सोचा था कि एक ज्योतिषी मिल गया जो बोला कि इस बार भी लड़की ही होगी। माँ ने ये सुनते ही मन बहुत खराब हो गया। इस बार तो वो सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए गर्भवती हुई थी, और अगर एक और बेटी हो जाती तो जैसे 9 परियां जमीन पर उतर आती। माँ जो घर की राजकुमारी थी वहीं तुरंत बहुत उदास हो गई, और फिर उसकी उदासी से समय से पहले प्रसव हो गया। इस तरह तुम परिवार के इकलौते बेटे पैदा हुए, लेकिन तुम अपनी अमीर घर के बेटे वाली जिंदगी का आनंद ले पा रही। उससे पहले ही तुम्हें बिना बच्चे वाले तुम्हारे दत्तक माता पिता चुपके से ले गए। 8 बहनों को पता चला कि उनका इकलौता भाई गायब हो गया, तो उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह अपने सभी संबंधों का इस्तेमाल किया। 5 साल बीत गए, पालक माता पिता ने बांझपन ठीक कर लिया और उनका अपना बच्चा हो गया, तो उन्होंने तुम्हें कचरे की तरह घर से निकाल दिया। बिना घर के तुम सिर्फ कूड़े के ढेर के पास ही ठिकाना बना सके और कचरा बीनकर गुजारा करने लगे। तभी इस दिन तुमने दूर से आती एक मसेराती को देखा। तुम्हारे छोटे छोटे पैर खुद ब खुद रुक गए। ड्राइवर लाओ झाओ ने तुम्हें धोखाधड़ी करने वाला समझ लिया और एक्सेलरेटर दबाकर भागने की कोशिश की। तुम जल्दी से दौड़कर गाड़ी के सामने आ गए। आंटी, आगे पुल के नीचे पानी भर गया है, आगे जाना बहुत खतरनाक है। गाड़ी के अंदर बैठी महिला ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली। लाओ झाओ, तुम्हारे पास नकद है क्या? उसे 1000 दे दो। लाओ झाओ ने तुरंत पैसे निकाले और खिड़की से तुम्हें दे दिए। बच्चे, आज धन्यवाद, ये हमारे मालिक की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। तुम डर गए और जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। आंटी, ये मैं इसे नहीं ले सकता, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था, आपका पैसा लेने के लिए नहीं। लाओ झाओ को अंदर ही अंदर पता था कि वे इस रास्ते से समय बचाने के लिए जा रहे हैं। तुम अभी भी मना कर रहे हो, इससे तो और समय बर्बाद होगा। छोटे, तुम जल्दी से ले लो, इतनी ठंड है, इससे बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी जा सकेंगी। जल्दी ले लो, तुमने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। तुम फिर से मना करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हें याद आया कि सर्दी आने वाली है, तुम्हारा छोटा सा झोपड़ा जरूर बहुत ठंडा हो जाएगा। ये 1000 तुम्हें सच में बहुत जरूरी था, तुम बस धीरे से धन्यवाद कह सके। तभी तुम्हारे गले में पहना हुआ जेड का लॉकेट बाहर गिर गया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महिला ने उस जेड लॉकेट को देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। वो अचानक कार का दरवाजा खोलकर सीधे बाहर आ गई। महिला की इस अचानक हरकत से तुम डर गए और पीछे हटने लगे। ये लंबी आंटी कहीं उस 1000 देने पर पछता तो नहीं रही? महिला ने तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत झुक गई और पूरी कोशिश करके एक नरम मुस्कान लाई। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम आगी है। मुझे नहीं पता मेरा सरनेम क्या है, वो तुरंत नर्म आवाज में पूछने लगी। तो तुम जो ये जेड लॉकेट पहने हो, क्या मुझे देख सकते हो? तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा खजाना दिख गया है। तुमने जल्दी से उसे ढक लिया और तुरंत अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। महिला समझ गई कि तुम्हें ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, इसलिए उसने और नर्म स्वर में कहा, छोटे भाई डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें अचानक अपने गुरु की बात याद आई कि अगर कोई लॉकेट देखना चाहे तो दिखा देना। तभी तुमने मुश्किल से धीरे से कहा, आंटी, मैं आपको बस एक बार दिखाऊंगा, आप जल्दी करना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। महिला ने तुरंत जेड लॉकेट लिया और अपनी पतली उंगलियों से उस पर बने पैटर्न की ओर इशारा किया। हालांकि रोशनी कम थी, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचैनी से पूछने लगी, छोटे भाई, ये जेड लॉकेट तुम्हें किसने दिया? तुमने ईमानदारी से जवाब दिया, ये मेरे परिवार ने मुझे दिया है। आंटी, आप काफी देर से देख रही हैं, मुझे घर जाना है। तुमने इतना कहा और तुरंत जेड लॉकेट वापस ले लिया। उसे पहनकर मुड़कर दूर भाग गए। महिला सड़क की लाइट के नीचे तुम्हारी पीठ को देखती रह गई। तुम्हारी दुबली सी पीठ पर बड़ा सा बोरा लटका था। उसके दिल में एक सुस्त सा दर्द उठा, जैसे किसी ने बार बार खींचा हो। वो भौहें सिकोड़कर वापस कार में बैठ गई। जेड लॉकेट का स्पर्श उसे बहुत परिचित लगा। जब वो छोटी थी, उसने अपने दादाजी के स्टडी रूम में बिल्कुल ऐसा ही देखा था। दादाजी ने कहा था कि ये उनके परिवार की विरासत है, और उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा था, यूलू, तुम लड़का नहीं हो, इसलिए ये जेड लॉकेट तुम्हें नहीं दे सकता। यूलू को दादाजी की बात याद आई और उसके दिमाग में एक साहसी अनुमान आया, क्या ये छोटा लड़का वही हो सकता है, उसका कई सालों से बिछड़ा हुआ भाई? उसने तुरंत फोन मिलाया। हेलो, मेरे लिए शहर के उत्तर हिस्से में रहने वाले एक छोटे लड़के की जांच करो। वो एक छोटे भिखारी जैसा दिखता, उम्र 6-7 साल। मुझे कल दोपहर तक परिणाम चाहिए। उसी समय कूड़े के मैदान में बने झोपड़े में तुम पालथी मारकर बैठे और गुरु द्वारा सिखाई गई साधना का अभ्यास पूरी रात करते रहे। सुबह की पहली किरण पड़ी, तुमने अंगड़ाई ली और आंखें खोली। तुम्हें थकान नहीं थी, बल्कि बहुत ताजगी महसूस हो रही थी। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था और दिमाग भी बिल्कुल साफ था। तुम नहीं जानते थे कि इस समय तुम पहले स्तर की साधना में प्रवेश कर चुके हो। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर को बदल रही थी। जल्दी ही तुम्हें महसूस हुआ कि शरीर पर चिपचिपी चीज लगी हुई है, जो चिपचिपी और बदबूदार थी। तुमने सोचा कि जल्दी से नहाना चाहिए। तुमने बाल्टी उठाई और झोपड़े से बाहर निकल गए। पानी भरने के लिए जा रहे थे। थोड़ा ही आगे गए थे कि तुमने देखा कि कई गाड़ियां कूड़े के मैदान के पास आकर रुक गईं। एक झुंड लोग गाड़ियों से उतरकर सीधे तुम्हारी ओर आने लगे। तुम वहीं पर रुक गए। तुम्हारे मन में तुरंत आया कि क्या ये लोग तुम्हें अनाथालय भेजने आए हैं? ये तो नहीं हो सकता, मेरा परिवार अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाया है। तुम डर के मारे बाल्टी फेंककर भागने लगे। ये लोग पूरी रात जाकर कूड़े के मैदान में तुम्हें ढूंढ पाए थे। वे तुम्हें कैसी भागने देती, वरना वे मुंह साहब को जवाब नहीं दे पाती। वे पीछे से चिल्लाती हुई दौड़ रही थी, छोटे मत भागो, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे पास जेड लॉकेट है, हम बस उसे देखना चाहते हैं, तुम डरो मत। तुमने पीछे मुड़कर देखा कि एक अंकल हांफते हुए दौड़ रहे थे और तुम्हारी तरफ विनती भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हें अंदर से बहुत बेबसी महसूस हुई। कल रात ही तुमने उस आंटी को जेड लॉकेट दिखाया था, आज फिर एक और समूह आ गया उसे देखने के लिए।
कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें अपने गले से जेड लॉकेट निकालना पड़ा और उस बुजुर्ग अंकल को दे दिया। ये बुजुर्ग अंकल मुंह परिवार के बुजुर्ग मालिक के करीबी थे। मालिक के गुजर जाने के बाद उन्हें शहर के उत्तर हिस्से में आराम से रहने के लिए रखा गया था। कल रात उन्हें जबरदस्ती बिस्तर से उठाकर बुलाया गया था, सिर्फ इस जेड लॉकेट की पहचान करने के लिए। उन्होंने तुम्हारे हाथ से जेड लॉकेट लिया, कांपते हाथों से अपना चश्मा पहना और फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर ध्यान से देखने लगे। उस प्राचीन पैटर्न को बारीकी से देखते रहे, खासकर अंदर की तरफ खुदा हुआ मुंह शब्द। ये निश्चित रूप से मुंह परिवार की विरासत का जेड लॉकेट था। चेन दाफू की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कि पुराने मालिक ने कहा था कि ये लॉकेट सिर्फ पोते को दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से छोटे मालिक का जन्म हुआ था, लेकिन उससे मिलने का मौका भी नहीं मिला और उसे चुरा लिया गया। पुराने मालिक इसी बात से दुखी होकर अंत में चल बसे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्होंने दुनिया छोड़ दी। चेन दाफू ने तुम्हारी ओर इशारा किया, जो मिट्टी से सना हुआ एक छोटे भिखारी जैसा लग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या वही हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो दिल की दवा निकाल भी नहीं पाया और वहीं सीधे बेहोश होकर गिर पड़ा। मुंह समूह के अध्यक्ष के कार्यालय में। मुंह यूलू ने पूरी रात आंख नहीं बंद की। उसके दिमाग में सिर्फ कल रात वाला छोटा लड़का ही घूम रहा था। उसका फटा पुराना और कमजोर रूप देखकर लगता था कि उसने बहुत कष्ट झेले हैं। क्या वो मेरा छोटा भाई हो सकता है? मुंह यूलू ने ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। साहब जियांग चेंग काम की रिपोर्ट देने के लिए अंदर आया। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसने देखा कि आज सुबह मू यूलू बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। वो वहां बेचैन बैठी थी। उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जियांग चेंग को यकीन ही नहीं हुआ। उनके शांत स्वभाव वाले, किसी भी परिस्थिति में न घबराने वाले मू साहब आज रो रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी और जियांग चेंग घबरा गया। फिर उसने देखा कि मू यूलू ने फोन उठाया और तुरंत खड़ी हो गई, उसी तक गिरा दी और बिना पीछे देखे बाहर भाग गई। फोन पर वो एक बात, छोटे मालिक मिल गए, सुनते ही उसका मन पूरी तरह अस्थिर हो गया। गाड़ी में बैठने के बाद भी उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जो किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। उसने सोचा और परिवार के ग्रुप में एक संदेश भेजा, छोटा भाई मिल गया, और फिर फोन बंद कर दिया। इस समय उसके लिए छोटे भाई की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। वो यूलू नहीं चाहती थी कि कोई भी छोटी बात उसे परेशान करे जब वो अपने भाई को लेने जा रही थी। इस समय तुम सोच रहे थे कि इन लोगों को जेड लॉकेट दिखाने के बाद वे चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो बुजुर्ग अंकल थे वो देखने के बाद सीधे बेहोश हो गए और उन्हें ले जाया गया। क्या उन्हें उस बुजुर्ग अंकल की चिंता नहीं है? वे अभी तक क्यों नहीं जा रहे? भीड़ से घिरे हुए तुम घबराए हुए थे और अपने जेड लॉकेट को कसकर पकड़े हुए धीरे से पूछा, अंकल क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे अभी काम है। छोटे मालिक आप अभी नहीं जा सकते, हमारे मुंह साहब अभी आने वाले हैं। अचानक मुझे छोटे मालिक क्यों कहा जा रहा है? मुंह साहब कौन है? तुम्हें बहुत अजीब लगा। तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार की तेज आवाज आई। एक लग्जरी कार सीधे कोने के मैदान में घुस आई। तुमने जिज्ञासा से देखा कि तुम्हें घेर कर खड़े अंकल सब जल्दी जल्दी कार की ओर दौड़ पड़े और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तुमने दूर से देखा कि कार से उतरने वाली वही आंटी थी जिसने कल तुम्हें 1000 दिए थे। उसका कद लंबा था, उसने फिटिंग वाला सफेद सूट पहना हुआ था और पैरों में नीले क्रिस्टल के जूते थे जो उसे बेहद सुंदर बना रहे थे। उसकी हर हरकत में एक शाही अंदाज था। उसके नाजुक नैन नक्श ऐसे थे कि कोई उसे ज्यादा देर देख ना सके। तुम्हें कल रात ठीक से नहीं दिखा था। तुम्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि ये आंटी इतनी सुंदर होगी। आंटी मेरी तरफ क्यों तेजी से आ रही है? तुम अचानक बहुत हीन भावना महसूस करने लगे और कहीं छिटराने का मन करने लगा। वो येलो जल्दी ही तुम्हारे सामने आ गई। उसकी आंखों में उत्साह, दर्द और नरमी भरी हुई थी। ये पहली बार था जब वो अपने छोटे भाई से मिल रही थी। कल रात का एहसास आज जितना सच्चा नहीं था। आज उसका छोटा भाई कल से भी ज्यादा गंदा लग रहा था, जैसे चमकती आंखों वाला एक छोटा सा गंदा बच्चा। मुंह यूलू को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चुभन हुई हो। उसकी आंखें तुरंत भर आई। आगे मुंह यूलू झुक गई और तुम्हें गले लगाना चाहती थी। तुम डर गए और पीछे हटते हुए चिल्लाने लगे, आंटी पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ, मैं बहुत गंदा हूँ, तुम एक परी जैसी हो, तुम मुझे जरूर नापसंद करोगी। सड़क पर सब लोग मुझे नापसंद करते हैं। जब छोटे भाई ने उसे नहीं पहचाना, मुंह यूलू के दिल को ठेस पहुंची। उसने खुद को और नर्म बनाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा नाम मूगे है। 6 साल पहले हमारी माँ ने तुम्हें दक्षिण के एक अस्पताल में जन्म दिया था। उस समय स्थिति विशेष थी, तुम्हें किसी ने चुरा लिया था। जब हम वहां पहुंचे तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे उस जेड लॉकेट पर मुंह लिखा है, वो तुम्हें दादाजी ने दिया था, क्योंकि तुम मुंह परिवार के पोते हो। ये मुंह परिवार की विरासत है जो सिर्फ पोते को दी जाती है। तुमने अचानक इतनी सारी जानकारी सुनी और पूरी तरह स्तब्ध रह गए, लेकिन तुमने उसकी आंखों में वही नजर देखी जो तुम्हारे गुरु तुम्हें देखते समय रखते थे। तुमने उस पर विश्वास कर लिया। तो जिसे मैं हमेशा आंटी कहता था वो सच में मेरी बहन है। तुम कुछ देर तक स्तब्ध रहे, फिर शर्माते हुए धीरे से कहा, दीदी। मुंह यूलू का दिल तुरंत पिघल गया। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग पहले चले जाओ। वो डरती थी कि ये लोग घूरते रहेंगे तो छोटे भाई को डरा देंगे। आगे, अब दीदी के साथ घर चलो। आगे, मैं अभी दीदी के साथ नहीं जा सकता। मैंने अभी नहाया भी नहीं है और खाना भी नहीं खाया है। अभी खाना नहीं खाया? ये सुनकर मोयूलू का दिल टूट गया। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, चलो पहले दीदी के साथ खाना खाने चलते हैं, फिर घर जाकर नहाएंगे। दीदी, क्या मैं अपने दोस्त शाओडो को भी घर ले जा सकता हूँ? और क्या मैं अपने बहुत सारे खजाने भी ले जा सकता हूँ? तुमने मासूमियत से पूछा। शाओडो कौन है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? फिर तुम मोयूलू को अपने झोपड़े में ले गए। हे भगवान, यही वो जगह है जहां छोटा भाई रहता था। मोयूलू का दिल दर्द से भर गया। शाओडो एक छोटा सा हैमस्टर था। कूड़े के मैदान में अचानक इतने लोगों को देखकर वो डर गया था। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, वो कूदकर तुम्हारे पास आया और तुम्हारी गोद में छिप गया। मोयूलू को आमतौर पर चूहों से बहुत डर लगता था, लेकिन अब उसने जरा भी नफरत नहीं दिखाई। उसे डर था कि कहीं छोटा भाई नाराज ना हो जाए और उसके साथ ना जाए। क्योंकि छोटे भाई ने कहा कि हैमस्टर उसका दोस्त है, तो उसे भी साथ ले जाया गया। अंत में तुम सिर्फ हैमस्टर ही नहीं ले गए, बल्कि झोपड़े में रखे सारे कबाड़ भी पैक करवा लिए। इन चीजों ने लाओ झाओ को पसीने से तर कर दिया।
मसेराती की डिक्की में भी सब कुछ नहीं समा पा रहा था। गाड़ी जब जियांगडोंग जिले के उत्तरी हिस्से की सड़क पर चली तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। हे भगवान, वो तो करोड़ों की मसेराती है, लेकिन पीछे की डिक्की में ये कैसा कबाड़ भरा है? डिक्की का ढक्कन भी बंद नहीं हो पा रहा और उसे फटे कपड़े की पट्टी से बांधा गया है। ये कैसी अजीब हरकत है? गाड़ी के अंदर तुम और भी घबराए हुए थे। तुम्हें डर था कि कहीं तुम दीदी की गाड़ी गंदी ना कर दो, इसलिए तुमने अपने फटे थैले से वो अखबार निकाला जिस पर तुम लिखने का अभ्यास करती थी और उसे सीट पर बिठा दिया। तुम्हारे इस काम से मो युलू की आंखें फिर से भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे चेहरे को छुआ और कहा, अब से दीदी तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होने देगी। दीदी, मैं नहीं, मुझे अभी बस फ्राइड चिकन खाना है। क्या आप मुझे फ्राइड चिकन खिलाने ले जा सकती हैं? मो युलू एकदम से स्तब्ध रह गई। जब तुमने अभी कहा कि तुमने खाना नहीं खाया तो उसके मन में अभी भी सोच चल रही थी कि तुम्हें मिचेलिन बड़े भोजन के लिए ले जाए। मो युलू मूल रूप से कहना चाहती थी कि तला हुआ चिकन जंक फूड है, लेकिन तुम्हारी उम्मीद भरी नजर देखकर उसके होठों तक आया हुआ शब्द बदलकर ठीक है बन गया। तो हम तला हुआ चिकन खाने चलते हैं। अभी लंच का पीक समय नहीं आया था। व्यापारिक सड़क की तले हुए चिकन की दुकान में लोग ज्यादा नहीं थे। मो युलू तुम्हें साथ लेकर तले हुए चिकन की दुकान में दाखिल हुई। तुमने कभी तला हुआ चिकन नहीं खाया था और ये भी पहली बार था कि तुम इतने खुले और उजले दुकान में आए थे जिससे तुम असहज हो गए। तुमने कोने की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, हम वहां बैठ जाएं। मो युलू ने उस कोने की ओर देखा। उसे बहुत भीड़ भाड़ लगा, इसलिए उसने कहा, हम खिड़की के पास वाली जगह बैठे हैं, यहाँ ज्यादा रोशनी है, बाहर की सड़क का दृश्य भी देखा जा सकता है। तुम कभी इतने व्यस्त शहर के केंद्र में नहीं आए थे, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। जब तक तला हुआ चिकन मिल जाए कहाँ बैठना है इससे फर्क नहीं पड़ता। नतीजा ये हुआ कि मो युलू ने जरा सी असावधानी में पूरी एक बड़ी मेज भर के ऑर्डर कर दिया। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी और तुम छोटे छोटे कौर लेकर चखना शुरू कर दिया। दीदी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? मो युलू ने सिर हिलाया। दीदी को अभी भूख नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए ही मंगाया है। सच में? तुम्हें तुरंत बहुत खुशी महसूस हुई और तुरंत ही तुम तेजी से खाने लगे। ऐसा लगा जैसे तुम एक पूरी गाय भी निकल सकते हो। खाते खाते तुमने चुपके से थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज उठाकर जेब में रख ली। मो युलू ने तुम्हारी हालत देखकर जल्दी से कहा, धीरे खाओ। वो मुस्कुराकर बोली, अगर खत्म नहीं कर पाओ तो पैक करवा सकते हैं। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया और जल्दी से समझाने लगे कि ये श्याओडो के लिए है। मो युलू को तब जाकर अचानक समझ आया, श्याओडो को भी बाहर आने दो, साथ में खा ले। श्याओडो मानो मो युलू की बात समझ गया, तुरंत मेज पर कूद गया। एक फ्रेंच फ्राई उठाकर थोड़ा सा टमाटर सॉस में डुबोया, दोनों छोटे पंजों से पकड़कर उसे मुंह में भरने लगा। उसके गाल तुरंत फूले हुए हो गए। उसका प्यारा सा रूप और तुम्हारे खाने का हाव भाव बिल्कुल एक जैसे थे। मो युलू का दिल तुरंत नरम पड़ गया और वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। सड़क से गुजरने वाले लोग कांच की खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। वाह, वो औरत कितनी सुंदर है। उसका अंदाज बिल्कुल किसी दबंग सीईओ जैसा है। उसकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो एक छोटे भिखारी को क्यों साथ लाई है? हे भगवान, वो छोटा भिखारी कितना गंदा है, लेकिन उस सुंदर महिला की नजरों में उसके लिए इतना लाड है। इस समय तुम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे और गला अटक गया। मो युलू तुरंत ही परेशान और चिंतित हो गई। धीरे खाने को कहते हुए तुम्हारी पीठ थपथपाई और जल्दी से तुम्हें कोलकाता के बाहर खड़े लोग और भी उत्साहित हो गए। वाह, ये कैसा अद्भुत दृश्य है, कितना जबरदस्त है। कितना मन करता है उस छोटे भिखारी में बदल जाऊं। मैं भी अंदर जाकर तला हुआ चिकन खाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में दुकान की खिड़की के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। दुकान के अंदर भी काफी लोग आ गए। सब ने अपने अपने फोन निकाल लिए, खासकर कुछ छोटी लड़कियां। मो युलू और तुम्हारी लगातार तस्वीरें लेने लगी। मो युलू को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके मन में खुशी ही खुशी भर गई। देखो, मेरा छोटा भाई चाहे गंदा ही क्यों ना हो, खाने का उसका अंदाज भी कितना प्यारा है। तुम पेट भरने के बाद संतुष्ट होकर मुस्कुराए। अपने गोल मटोल पेट को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद दीदी, मैं आखिरकार तला हुआ चिकन और कोला खा पाया। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। मो युलू मुस्कुराकर बोली, आगे तुम्हें और भी स्वादिष्ट चीजें खिलाऊंगी। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। इस तले हुए चिकन ने तुम्हें मो युलू की तुम्हारे प्रति चिंता महसूस कराई। एक पल में तुम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। तुम खुद को रोक नहीं पाए और मो युलू के मुंह से निकले उस घर के लिए उम्मीदों से भर गए। गाड़ी शहर के इलाके से गुजरी। खिड़की के बाहर का नजारा और भी सुंदर होता गया। तुम जिज्ञासा से खिड़की पर झुककर देखने लगे। तुमने कभी इतना सुंदर स्थान नहीं देखा था। गाड़ी पहाड़ के बीच में जाकर रुकी। तुमने एक ऐसे घर को देखा जो किले से भी ज्यादा सुंदर था। जबकि सर्दी का मौसम था, घर के आसपास की जमीन फिर भी हरी भरी थी और फूलों से भरी हुई थी। दूर के जंगल की पृष्ठभूमि में वो और भी सुंदर लग रहा था। तुम्हारी आंखें उस पर टिक गईं। दीदी, क्या आप आगे को यहाँ नजारा दिखाने लाई हैं? क्या हम घर में जा रहे थे? मो युलू ने कार का दरवाजा खोला और मुस्कुराकर तुम्हें नीचे उतारा। यही हमारा घर है, आगे घर में स्वागत है। तुम पूरी तरह से हैरान रह गए। तुम्हारा मुंह खोला का खोला रह गया, लंबे समय तक बंद नहीं हुआ। तुम इतने चकित थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उसी समय एक समूह तेजी से बाहर आया। पंक्ति में खड़े होकर एक साथ जोर से बोले, सातवीं मिस और छोटे मालिक का घर में स्वागत है। उन्हें पहले ही सूचना मिल गई थी कि छोटे मालिक मिल गए हैं। तुमने देखा कि वे लोग पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। हालांकि तुम्हारे मन में बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन चेहरे पर अब भी पेशेवर और गर्म जोशी भरी मुस्कान थी। मो युलू ने तय किया कि पहले तुम्हें नहाने धोने के लिए भेजा जाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि तुम पहले से ही एक गर्म स्नान करना चाहते थे। चेन अंकल इस हवेली के प्रबंधक थे। 50 से अधिक उम्र के वे व्यक्ति मू परिवार की आधी जिंदगी से सेवा कर रहे थे। उन्होंने बहनों को बचपन से बड़ा होता देखा था। इस समय उसका उत्साह दिल की गहराइयों से था। छोटे मालिक आखिरकार मिल गए। सच में भगवान की कृपा है। छोटे मालिक, कृपया मेरे साथ आइए। तुम अभी भी थोड़ा घबराए हुए मो युलू की ओर देख रहे थे। उसने तुम्हें प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान दी। आगे डरो मत, हम घर आ गए हैं। ये है प्रबंधक चेन अंकल। तुम पहले जाकर नहा लो, दीदी को अभी बहुत सारा काम संभालना है। जब तुम तैयार हो जाओगे तो चेन अंकल तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। अब जाकर तुम्हारा मन शांत हुआ। मो युलू अध्ययन कक्ष में लौटाई। जैसे ही वो काम शुरू करने वाली थी, चेन अंकल दरवाजा खटखटाकर अंदर आए। मैडम, छोटे मालिक के नहाने की व्यवस्था कर दी गई है। मैं ये बात कैसे भूल गया? चेन अंकल, आप जल्दी व्यवस्था कीजिए। किसी को कहिए कि कपड़े तुरंत भेजे जाएं। इस सीजन के सबसे नए डिजाइन चाहिए और आगे के कमरे की सारी चीजें भी आजकल के लड़कों के सबसे उच्च स्तर के अनुसार हो। सबसे अच्छी होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। चेन अंकल के जाने के बाद मो युलू को याद आया कि उसका फोन अभी भी बंद था। जैसे ही उसने फोन चालू किया, वो मिस्ड कॉल से भरा हुआ था। फोन लगभग फटने वाला था। मो युलू ने कुछ जरूरी कॉल वापस किए, फिर लैपटॉप खोलकर
काम करने लगी। बाथरूम में हल्की सुगंध वाली गर्म भाप फैल रही थी। बड़े बाटअप में तुम धीरे धीरे होश में आए। मैं सच में घर लौट आया हूँ। गुरुजी ने जो कुछ कहा था सब सच हो गया। तुम्हारी आंखों से भावुक आंसू फिर से बहने लगे। इस बार ये खुशी के आंसू थे। ये नहाना पूरे 2 घंटे से भी ज्यादा चला। असल में तुम आमतौर पर बहुत साफ सुथरे रहते थे और खुद पानी गर्म करके नहाते थे। मुख्य कारण ये था कि सुबह ही जब तुम साधना की शुरुआती स्तर में प्रवेश किए थे, शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां निकल गई थी, जिन्हें साफ करना मुश्किल था। दोनों नौकरानियां पसीने से तर हो गई थी। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं नहलाया बल्कि शावडो को भी साफ कर दिया। इस समय तुम्हारे कपड़े भी आ चुके थे। दोनों ने तुम्हारे बाल सुखाए और तुम्हें एक सफेद छोटा सूट पहनाया। वाह, इतने हैंडसम लग रहे हो। छोटे मालिक सच में अद्भुत है। मुझे तो एक छोटे हीरो जैसा लग रहा है। कपड़े बदलने के बाद दोनों नौकरानियां हैरान होकर बोल उठी। तुमने आईने में खुद को देखा और खुद भी चकित रह गए। तो मैं भी इतना अच्छा दिख सकता। आरंभिक साधना अवस्था में तुम पहले जैसे नहीं लग रहे थे। तुम्हारे बाल इतने पीले और रूखे नहीं थे। तुम्हारा शरीर गोरा हो गया था और उसमें थोड़ा मांस भी आ गया था। तुम्हारी आंखें और भी ज्यादा चमकदार हो गई थी। इस समय तुम एक जीवंत और हैंडसम छोटे हीरो जैसे लग रहे थे। मो यूलू ने आखिरकार काम खत्म किया और तब उसे बाकी कॉल रिकॉर्ड देखने का समय मिला। सभी कॉल दूसरी बहनों की थी। मो यूलू एक एक करके कॉल वापस नहीं करना चाहती थी। उसने ग्रुप खोला, जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सुबह मो यूलू ने ग्रुप में जो छोटा भाई मिल गया डाला था, वो जैसे गहरे पानी में एक पत्थर फेंकने जैसा था, जिसने उन सबको बाहर निकाल दिया जो आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करते थे। बाकी बहनों ने पूछा, सच में क्या ये खबर भरोसेमंद है? इतने सालों से मू परिवार ने तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हर बार सिर्फ निराशा ही मिली। और मू परिवार की बहनें भी वास्तव में बहुत व्यस्त थीं। ये खबर देखते ही सबने मू यूलू को कॉल किया, लेकिन बाद में मू यूलू ने फोन बंद कर दिया। चौथी बहन मू योचियन और पांचवी बहन मू योआन खास तौर पर बहुत शोर मचा रही थी। यूलू, तुम ये लड़की ठीक से बात क्यों नहीं करती? छोटा भाई मिल गया का क्या मतलब है? अरे लड़की, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं बहुत व्यस्त हूँ। मू यूलू, तुम तो हमेशा शांत स्वभाव की हो, गलत बात मत कहो। जल्दी से साफ साफ समझाओ। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सावधान रहना। वापस आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इस समय नाई अंकल तुम्हें अध्ययन कक्ष में लेकर आए। दीदी, साफ सुथरे होकर तुम बहुत उत्साहित थे। मू यूलू ने देखा कि गोरी कोमल त्वचा वाला बड़ी बड़ी आंखों वाला छोटा लड़का उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। उसका छोटा भाई आगे इतना हैंडसम निकला, सिर्फ एक दिन और एक रात से भी कम समय में। समय के साथ छोटे भाई में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। कल तक वो एक छोटा भिखारी था, अब वो एक धूप जैसा चमकता छोटा राजकुमार बन गया है। वो सच में उसका अपना छोटा भाई है। छोटा भाई बिल्कुल पिता जैसा दिखता है। मू यूलू ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया और खुद को रोक नहीं पाई। उसने फोन निकाला और तुम्हारी लगातार कई तस्वीरें ली। फिर उनमें से सबसे अच्छी फोटो चुनकर ग्रुप में भेज दी। तुम दोनों इतनी बुरी तरह मत डांटो। अब जब मैंने ये फोटो भेज दी है तो आप लोग क्या कहेंगे? मेरा छोटा भाई हैंडसम है ना? वाह, सच में छोटा भाई है, पिता जैसा दिखता है, बहुत मिलता जुलता है। थोड़ी ही देर में ग्रुप में चौथी और पांचवी बहन जैसा उसने सोचा था फिर से भड़क उठी। वाह, सच में छोटा भाई है, पिता जैसा दिख रहा है, पिता जैसा दिख रहा है। हमारे मुंह परिवार के जीन वाकई अच्छे हैं। सच में हमारे मुंह परिवार का बेटा है। तुम जरा ध्यान से बोलो, ये तुम्हारा छोटा भाई है। क्या मतलब तुम्हारा छोटा भाई? वो हम सबका छोटा भाई है, ठीक है? छोटा भाई मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस माँ पापा अभी भी दक्षिण में है। उन्हें अभी तक इस खबर का पता नहीं है। तुमने चैट रिकॉर्ड देखकर हैरानी से पूछा, माँ पापा दक्षिण में क्यों है? तो मेरे और भी इतनी सारी बहनें हैं। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ आप ही एक है। मू यूलू ने जल्दी से ग्रुप बंद कर दिया। वो अपनी चौथी और पांचवी बहन के स्वभाव को जानती थी। वे जल्द ही वापस आकर उससे छोटे भाई के लिए झगड़ेंगी। अभी वो सिर्फ तुम्हारे साथ अकेले समय बिताकर रिश्ता मजबूत करना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हें धैर्य से मुंह परिवार के बारे में बताना शुरू किया। अध्ययन कक्ष में दोनों भाई बहन खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उन्हें यह पता नहीं था कि बाहर पहले ही हंगामा मच गया था। दूसरी ओर शाओडो नहाने के बाद बाथरूम में ज्यादा देर तक रहना पसंद नहीं करता था। वो चुपके से बाहर निकल गया। इतनी बड़ी हवेली में भी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। शाओडो अचानक बहुत उत्साहित हो गया और लॉन पर फूलों के बीच खुशी से इधर-उधर दौड़ने लगा। अचानक उसने फूलों के बीच शाओडो को देखा। अरे माँ, यहाँ चूहा कैसे हो सकता है? आफांग जानती थी कि 7वीं में इसको चूहे सबसे ज्यादा नापसंद है। बगीचे में चूहा दिख गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आफांग ने कैंची फेंक दी और फावड़ा उठाकर शाओडो पर मारने दौड़ी। शाओडो डर गया। वो तो बगीचे में खुशी खुशी खेल रहा था। ये इंसान इतना बेवजह क्यों है? बिना कुछ कहे ही उसे मारने आ गया। शाओडो डरकर तुरंत भाग गया। आफांग किसी भी हालत में चूहे को रहने नहीं देना चाहती थी, लेकिन शाओडो बहुत फुर्तीला था। एक इंसान के बस की बात नहीं थी उसे पकड़ना, इसलिए उसने बहुत से लोगों को बुला लिया। सबने कारण जानने के बाद चूहे को पकड़ने के अभियान में शामिल हो गए। तुम भागो, मैं पीछा करूं, ऐसे करते हुए शाओडो उनके सामने टेक नहीं पाया। चारों ओर से घेर कर पीछा करने के बाद आखिरकार शाओडो को पकड़ लिया गया और एक बड़े कांच के जार में बंद कर दिया गया। आफांग और बाकी लोग सोचने लगे कि शाओडो का क्या किया जाए। तभी तुम्हें नहलाने वाली नौकरानी ने यह देखा। इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखकर उसे जिज्ञासा हुई। फिर उसने कांच के जार में देखा, इतना साफ था। तुम लोगों ने फिर से इसे इतना गंदा कैसे कर दिया? मैंने बड़ी मुश्किल से इस यारे हैमस्टर को नहलाया था। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, छोटे मालिक के हैमस्टर को भी कांच के जार में बंद करके इतना सताते हो। तुम लोग मरना चाहते हो क्या? ये कहकर उसने तुरंत जार खोलकर शाओडो को बाहर निकाल दिया। शाओडो समझदार था। जार से निकलते ही वो कूदकर नौकरानी के हाथ पर चढ़ गया। वो प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। बेचारा, अब हम सुरक्षित हैं। हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। ये तो गया काम से। सब लोग तुरंत सन्न रह गए। जितने भी लोग शाओडो को पकड़ने में शामिल थे, वे डर के मारे कांप उठे। आज छोटे मालिक का घर में पहला दिन है और सबने ऐसा कर दिया। छोटे मालिक के पालतू जानवर के साथ ऐसा व्यवहार करने पर 7वीं मिस क्या सोचेंगी? कहीं वो ये तो नहीं समझेंगी कि वो छोटे मालिक के वापस आने से खुश नहीं है, या ये कि नौकर मालिक पर हावी हो रहे हैं। बेहतर है जल्दी से खुद ही गलती मान ले। 7वीं मिस के गुस्से को कोई भी नहीं सह सका। बाहर बहुत शोर हो रहा था। मू यूलू तुम्हें लेकर नीचे आई। आभांग ने तुम्हें देखा और रोने जैसा चेहरा बनाकर गहराई से झुक गई। माफ कीजिए छोटे मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे सबको लेकर आपके पालतू चूहे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आफांग बोलना में अच्छी नहीं थी। काफी देर तक बोलती रही लेकिन ठीक से समझा नहीं पाई। आखिर में नौकरानी ने शाओडो तुम्हें दे दिया और पूरी बात समझा दी। अब तुमने ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करना शुरू कर दिया था। तुम साफ साफ महसूस कर सकते थे कि सबकी कोई बुरी मंशा नहीं थी, और अब तुम ये भी महसूस कर रहे थे कि इस हवेली में आध्यात्मिक ऊर्जा काफी अच्छी है। हालांकि ये गुरुजी के छोटे आंगन के ऊर्जा संग्रह वाले घेरे जितनी मजबूत नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शाओडो इतना उत्साहित हो गया। तुम मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देता। आज शाओडो मेरे साथ घर में पहला दिन है। सब लोग उसे नहीं जानते, ये बिल्कुल सामान्य है। और शाओडो चूहा नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो एक प्यारा सा हैमस्टर है। शाओडो बहुत शरारती है, मुझे भी उसे डांटना होगा। आगे से सबको मिलजुल कर रहना है। वाह, छोटे मालिक की मुस्कान कितनी शानदार है, इतने सरल और मिलनसार है। दूसरे बड़े परिवारों के छोटे मालिक तो बहुत घमंडी होते हैं, नाक ऊंची करके लोगों को देखते हैं और हम जैसे साधारण लोगों को बिल्कुल नहीं समझते। वे सब 7वीं मिस की ओर देखने लगे। आज जब से छोटे मालिक लौटे हैं, मैडम का चेहरा भी नरम हो गया है, यहाँ तक कि उसमें मुस्कान भी है। 7वीं मिस ने उन्हें डांटा भी नहीं, उनकी नौकरी बच गई।
ठीक है, अब से छोटे मालिक ही उनका सब कुछ है। वे पूरी तरह से छोटे मालिक के प्रति समर्पित रहेंगे और उन्हीं के आदेश का पालन करेंगे। समय बहुत जल्दी शाम तक आ पहुंचा। रात का खाना खत्म होने के बाद मू यूलू तुम्हें देखते हुए थोड़ा सिरदर्द महसूस कर रही थी। तुम इतने बड़े खुले और रोशन कमरे में रहने की जगह जिद करके सीढ़ियों के नीचे वाले उस स्टोर रूम को ही पसंद कर बैठे और जिद करने लगे कि अपनी झोपड़ी का सारा सामान वहीं ले जाओगे, ये कहते हुए कि सिर्फ अपने खजानों के साथ रहकर ही तुम सुकून पा सकते हो। मू यूलू तो बिल्कुल परेशान हो गई। आखिर मू परिवार का बड़ा बेटा स्टोर रूम में रहे ये बात बाहर गई तो क्या ठीक लगेगा? अगर ये बात कुछ बड़ी बहनों को पता चल गई तो उसकी खैर नहीं रहेगी। उसके बार बार समझाने पर तुमने मुश्किल से उसके साथ नया कमरा देखने के लिए हाँ कर दी। नया कमरा ठीक बहन के कमरे के सामने ही था। मू यूलू ने जैसे ही दरवाजा खोला तुम पूरी तरह हैरान रह गए। पूरा कमरा नरम और गर्म रंगों में सजा हुआ था। न सिर्फ उसमें ढेर सारे खूबसूरत तकिए रखे थे बल्कि बहुत सारे खिलौने भी पड़े थे। अलमारी पर तो शानदार फिगर भी सजे हुए थे। तुम दिल से समझ गए कि ये सब बहन ने ही नौकर से खास तौर पर तैयार करवाया है। इतने कम समय में कमरे को इतना अच्छा सजाना, बहन मेरे लिए इतनी अच्छी है, मैं उसकी भावना को बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सका। इसलिए तुमने कहा, दीदी मुझे ये जगह बहुत पसंद है, सच में मेरे लिए नया कमरा तैयार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मू यूलू ने यह सुनकर आखिर राहत की सांस ली। उसे पता था कि तुम अभी अपनी नई पहचान के साथ पूरी तरह ढल नहीं पाए हो। ये बात जल्दी नहीं हो सकी, धीरे धीरे ही आदत डालनी पड़ेगी। तुमने और दीदी ने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा और फिर लाइट बंद करके बिस्तर पर चले गए। ये बिस्तर तो हद से ज्यादा नरम था। तुम खुद को रोक नहीं पाए और उस पर कई बार लोट-पोट हो गए। जैसे ही दीदी चली गई तुम तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। तुम्हें अचानक याद आया कि गुरु जाने से पहले शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ छोड़ गए थे। तुमने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपना मन अपनी चेतना की गहराई में डुबो दिया। गुरु ने कहा था कि जब तुम साधना करके उस स्तर तक पहुंच जाओगे तो एक अलग जगह खोल पाओगे और उसमें चीजें रख पाओगे। सच में इस चेतना के स्थान में एक प्राचीन अंगूठी चुपचाप तैर रही थी। तुम्हारे मन में एक ख्याल आया और तुम पास चले गए। अंगूठी के अंदर तुरंत गुरु की आवाज गूंज उठी, शिष्य मुझे एक जरूरी काम से पहले ही जाना होगा। इस अंगूठी के अंदर तुम्हारे लिए मेरे छोड़े हुए खजाने हैं। उन 6 प्रकाश गोलों को तुम्हारी शक्ति पर्याप्त होने पर ही खोल पाओगे। याद रखना, उससे पहले कभी भी अपनी क्षमता उजागर मत करना। तुमने जिज्ञासा से हाथ बढ़ाकर उनमें से एक प्रकाश गोले को छुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। लगता है सच में तुम्हारी वर्तमान शक्ति बहुत कमजोर है। जैसे ही ये विचार आया वो अंगूठी अपने आप तुम्हारी अनामिका उंगली में पहन गई। तुमने अंदर झांक कर देखा, अरे वाह, अंदर के खजाने तो दर्जनों छोटे पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए थे। तुमने एक एक करके देखा और पाया कि अभी तुम केवल 3 ग्रंथ ही सीख सकते हो, हुंडुन लॉन्ग सॉन्ग, वांग का गुप्त ग्रंथ, थियानशांग शेंचे और हुंडुन लॉन्गटियन। इन्हें सीख लेने पर कोई भी चिकित्सा, निर्माण, संगीत, शतरंज, लेखन और चित्रकला कुछ भी तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल दिख रहा था। ये सोचकर तुमने तुरंत आंखें बंद की और साधना शुरू कर दी। लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद भले ही तुम्हारी ऊर्जा काफी बढ़ गई, पर तुम्हारी शक्ति बस थोड़ी सी ही बढ़ी। ये गति तो बहुत धीमी है। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। गुरु ने नहीं कहा था कि औषधि साधना की गति बढ़ा सकती है। तुमने तुरंत याद के अनुसार नुस्खा लिख लिया और अंगूठी से सामग्री भी निकाल ली। लेकिन समस्या ये आई, तुम्हारे पास औषधि बनाने की भट्टी नहीं थी। तुम कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगे। तभी तुम्हारी नजर रसोई में खाना बनाने वाले बर्तन पर पड़ी और तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठी। अरे, इसका सिद्धांत तो भट्टी जैसा ही है। तुमने मन ही मन खुद को हिम्मत दी और फिर चुपके से रसोई में घुस गए। लेकिन 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि रसोई से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। कढ़ाई सीधे फट गई। मू यूलू सबसे पहले ऊपर से दौड़कर नीचे आई। सुरक्षा गार्ड भी घबराते हुए बाहर से अंदर घुस आए। घने धुएं के बीच तुम बिखरे हुए बाल और धूल से भरे चेहरे के साथ रसोई से रेंगते हुए बाहर निकले। मू यूलू ने देखा कि तुमसे अभी भी सफेद धुआं निकल रहा है। वो बेहद घबरा गई। चिंता भरे चेहरे से तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तुमने उसी तरफ बेवकूफी भरी मुस्कान दी। सोचा था दीदी के लिए कुछ अच्छा बनाऊंगा, पर कढ़ाई ही फोड़ दी। मू यूलू को सच में गुस्सा भी आया और हंसी भी। वो एक तरफ तुम्हारे चेहरे की धूल साफ करते हुए प्यार से पूछने लगी, हमारा छोटा मूगे तो बस दीदी की ही चिंता करता है ना? तुम शर्माते हुए सिर खुजाने लगे, लेकिन हथेली में चुपके से उन नई बनाई हुई गोलियों को कसकर पकड़े रहे। दीदी तुम्हें पकड़कर ड्राइंग रूम में ले गई और प्यार से पूछने लगी, छोटे मूंगे तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्या तुम्हें कुछ खास खाने का मन है? तुम्हें याद आया कि जब दादाजी जिंदा थे तो उन्होंने तुम्हारे लिए एक बहुत स्वादिष्ट छोटा ब्रेड खरीदा था। उसका स्वाद आज तक तुम्हें याद है। मुझे केक खाना है। पहले मैं सिर्फ दुकान के बाहर खड़ा होकर दूसरे बच्चों को खाते हुए देखता रहता था। तुम्हारी ये बात सुनकर मू यूलू का दिल जैसे जोर से मरोड़ गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। उसने तुम्हें कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दीदी तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट केक बनाएगी। फिर उसने तुम्हें गोद में लेकर कई बार चूमा और अलग अलग एंगल से कई तस्वीरें खींची और गर्व से फैमिली ग्रुप में भेज दी। अब ग्रुप में पूरी तरह हलचल मच गई। बहनें मू यूलू को डांटने लगी, साथवी क्या तुम छोटे भाई को अकेले ही रखना चाहती हो? नहीं, हमें तुरंत वापस आना होगा, वरना थोड़ी देर में तुम उसे अपने साथ ले जाओगी। इसी समय क्यूडो इंटरनेशनल स्टेडियम के बैक स्टेज में एक सफेद ड्रेस पहने बेहद खूबसूरत लड़की फोन को देखते हुए हंस रही थी। उसके नाजुक चेहरे और परफेक्ट फिगर को देखकर वो कोई और नहीं बल्कि देश की मशहूर अभिनेत्री मू तंगचुन थी और वही तुम्हारी दीदी भी है। वो शालीनता से अपनी स्कर्ट ठीक करती है, गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे मंच पर चली जाती है। वो मुस्कुराते हुए नीचे बैठे लाखों फैन से घोषणा करती है, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मुझे अपने आगे के सारे काम रद्द करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नीचे बैठे फैंस तुरंत हंगामा करने लगे। नीचे बैठे फैंस एकदम से शोर मचाने लगे। वे सब एक साथ कारण पूछने लगे। मू तांगचुन हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसने बेहद दृढ़ता से कहा, क्योंकि मेरा छोटा भाई वापस आ गया है। वो बाहर बहुत समय तक भटकता रहा। मैं घर जाकर उसके साथ रहना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब मुझे समझेंगे। कुछ समय बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही फैंस का जोश फूट पड़ा। एक लड़का जोर से चिल्लाया, जाओ बेझिझक जाओ, जल्दी जाओ और अपने भाई के साथ समय बिताओ, हम हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगे। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही पास के कुछ लड़के नाराज हो गए। माहौल अचानक बेकाबू हो गया और धरती के दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान केंद्र में मू यूये मुख्य सीट पर बैठी थी। उसने अपनी नजर दुनिया के शीर्ष प्रोफेसरों पर डाली और धीरे धीरे खड़ी हो गई। मैं अब चीन वापस जा रही हूँ, मेरा काम प्रोफेसर बिक अस्थायी रूप से संभालेंगे। ये कहकर वो सबके हैरान नजरों के बीच बिना पीछे देखे मीटिंग रूम से बाहर चली गई। और चीन में मू परिवार के महल में तुम अभी अभी बनाई हुई दवा लेकर चुपके से अपने कमरे में लौटे। मन में थोड़ा अपराध बोध था। ये पहली बार था जब तुमने अपनी बहन से झूठ बोला, लेकिन गुरु ने खास तौर पर कहा था कि साधना की बात किसी को नहीं बतानी। तुमने मन में सोचा कि बाद में मौका मिलने पर तुम बहन से ठीक से माफी मांगोगे। फिर तुमने एक गोली निकाली और खा ली। बैठकर ध्यान लगाकर साधना शुरू कर दी। इस तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह जैसे ही तुमने आंखें खोली तुम बेहद खुश हो गए। इस दवा की मदद से तुम्हारी साधना की गति तो जैसे रॉकेट पर बैठ गई हो। तुम जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे नाश्ता करने जाने ही वाले थे, तभी मू यूलू भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें नीचे ले गई। छोटे मूगे, थोड़ी देर बाद नाश्ता करके दीदी के साथ कंपनी चलोगे, ठीक है?
तुमने चुपचाप से हिला दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम दीदी के साथ कार में बैठ गए। कंपनी पहुंचते ही मोयूलू तुरंत काम में लग गई। उसने तुम्हें अपनी असिस्टेंट श्याओ मंग के हवाले कर दिया और खास तौर पर कहा कि आज छोटे मुंह के लिए एक मोबाइल फोन खरीदना मत भूलना। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और तुम्हें घूमने निकल गई। उसने न सिर्फ तुम्हारे लिए ढेर सारे स्नैक्स खरीदे बल्कि तुम्हें एक नया मोबाइल फोन भी दिलाया। इसके बाद कार कई सड़कों से गुजरते हुए आखिर एक मिशेलिन रेस्टोरेंट के सामने रुकी। तुम जैसे ही अंदर गए तुरंत एक उत्साही वेटर तुम्हारी सेवा के लिए आ गया। श्याओ मंग ने सीधे कहा, मुझे तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम चाहिए। लेकिन वेटर थोड़ा असहज दिखा। माफ कीजिए मैडम, तीसरी मंजिल आज पूरी तरह बुक है। श्याओ मंग ने भौहें चढ़ाई। तो दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दो। लेकिन वेटर ने फिर वही जवाब दिया, माफ कीजिए मैडम, दूसरी मंजिल भी पूरी बुक है। अब श्याओ मंग का गुस्सा बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर इतने सारे कमरे हैं, कैसे सब बुक हो सकते हैं? वो नहीं चाहती थी कि छोटा मालिक हॉल में बैठे। क्या इससे मुंह अरवा की इज्जत कम नहीं होगी? उसने ठंडी आवाज में कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ जम रही हो। ये देखकर कि ये मैडम आसान नहीं है, वेटर तुरंत भागकर मैनेजर को बुलाने चला गया। थोड़ी देर में एक ओंध निकले हुए मध्यम उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। श्याओ मंग मैडम, आपका स्वागत है, सच में हमें सम्मान मिला है। पास खड़े वेटर ने धीरे से बात समझाई। मैनेजर ने सुनते ही चेहरा सख्त कर लिया। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और वेटर पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खास मेहमान को नाराज करने की? नौकरी नहीं करनी तो अभी निकल जाओ। डांटने के बाद वो तुरंत मुस्कुराता हुआ बोला, जल्दी से मैडम के लिए सबसे बेहतरीन प्राइवेट रूम तैयार करो। तब वेटर को समझ में आया कि उसने बड़ी गलती कर दी है। वो जल्दी जल्दी माफी मांगने लगा और घबराते हुए तुम्हें सबसे खास वीआईपी कमरे में ले गया। वेटर के जाने के बाद श्याओ मंग थोड़ा पास आकर तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाने लगी। एक एक करके खाना मेज पर आता गया और तुमने भी मोबाइल की बुनियादी चीजें सीख ली। उसने तुम्हारे लिए एक वीचैट अकाउंट बनाया। पहले मुझे फ्रेंड बनाओ, फिर मोयूलू दीदी को भी ऐड कर लिया। उधर ऑफिस में मोयूलू के फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो वो तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। मोयूलू हल्का सा मुस्कुराई, लगता है काम ठीक से हो गया। उसने तुरंत रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। तुम्हारे फोन पर भी मैसेज आ गया। श्याओ मंग तुम्हें आगे सिखाने लगी, ये दबाओ तो वॉइस कॉल होती है और ये दबाओ तो वीडियो कॉल। तुमने जल्दी ही सब समझ लिया। फिर तुमने दीदी का कॉन्टैक्ट खोलकर वीडियो कॉल कर दी। ट्रिंग ट्रिंग, कॉल तुरंत उठ गई। तुम मुस्कुराते हुए फोन में दीदी को देखने लगे। मोयूलू ने तुमसे कई सवाल पूछे, फोन पसंद आया, दोपहर का खाना खाया या नहीं। तुम दोनों खूब बातें करने लगे। श्याओ मंग पास बैठी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आ गए। अरे यह कोई है? शोगुन ने तुम्हारी तरफ देखते हुए कहा, सुनो, मैंने तीसरी मंजिल बुक कर रखी है। तुम आज्ञाकारी तरीके से दौड़कर उसके सामने गए। अंकल, मेरी दीदी को आपसे कुछ कहना है। तो उसने सहज ही फोन लेकर देखा। देखते ही पूरा व्यक्ति वहीं पत्थर सा जम गया। स्क्रीन में वो ठंडे भाव से उसे देख रही थी। वो ठंडक मानो फोन के जरिए उसके शरीर तक पहुंच गई। मैडम, मैडम नमस्ते, हाल ही में आपकी तबीयत कैसी है? वो लगभग टूट चुका था। बड़े शहर के टॉप परिवार की बड़ी बेटी के सामने उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। क्या तुम उस कंपनी के आदमी हो? हाँ हाँ हाँ, मैडम माफ कीजिए, मैं अभी थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी में था। आप मुझे जैसे छोटे आदमी से नाराज मत होइए। वो झेंपते हुए मुस्कुराया और छोटे से फोन की तरफ झुककर सिर हिलाता रहा। कॉल कटने के बाद उसने एक सख्त सी मुस्कान के साथ फोन आदरपूर्वक तुम्हें वापस दिया। माफ कीजिए, मैं थोड़ा बेवकूफ हूँ। मैं अभी लोगों को लेकर चला जाता हूँ। इस टेबल का बिल मैं चुका देता हूँ, आप आराम से खाइए। खाना खाकर पेट भरने के बाद घर लौटते समय गाड़ी में बैठकर तुम खुद को रोक नहीं पाए और जिज्ञासा से पूछा, दीदी क्या तुम्हें पता है कहीं एल्केमी का भट्टा मिलता है? आखिरकार राइस कुकर से दवाई बनाने पर हलचल बहुत ज्यादा होती है और कंट्रोल करना भी मुश्किल है। एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर बाद में दीदी को कुछ गड़बड़ लगा तो समझाना मुश्किल होगा। वो सवालों भरे चेहरे के साथ मुड़कर तुम्हें देखने लगी। एल्केमी का भट्टा वो क्या चीज है, किस काम आती है? तुम एकदम से लुक गए, समझ नहीं आया कैसे समझाओ, तो सीधे अपनी नखरे वाली चाल चल दी। वो उसका हाथ पकड़कर लगातार हिलाने लगे। अच्छी दीदी, प्लीज मेरी मदद करके ढूंढो ना। वो तुम्हारी हरकत से हंसते हंसते लाचार हो गई और बिना सोचे ही मान गई। वो तुरंत कई फोन करने लगी। आखिरकार उपनगर के एक मंदिर में ऐसा होने की खबर मिली। बिना कुछ सोचे उसने गाड़ी मोड़ने को कहा। रास्ते में वो तुम्हारी बात उसकी दीदी को बताना भी नहीं भूली। गाड़ी डगमगाते हुए 1.5 घंटे तक चली। तब जाकर तुम लोग उस मंदिर पहुंचे। तुम जल्दी से गाड़ी से उतरे और मुख्य हॉल की तरफ दौड़े। एक नजर में ही कोने में रखा एक चलता हुआ लैंड लू देख लिया। वो 1 मीटर से भी ऊंचा था, जिस पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। हॉल के अंदर एक चालाक दिखने वाला बूढ़ा ताओवादी बैठा था। देखने से ही साफ था कि वही इस जगह का मालिक है। उसने तुम्हें लैंड लू को घूरते हुए देखा। बिना रुके बोला, छोटे दोस्त, क्या तुम्हें हमारा ये लैंड लू पसंद आ गया है? तुमने उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया और मुड़कर दीदी की तरफ देखने लगे। बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मासूम सा चेहरा बना लिया। दीदी तुम्हारी इस चौल के सामने टिक नहीं पाई, तुरंत पिघल गई और जाकर बूढ़े ताओवादी से कीमत की बात करने लगी। बूढ़े ताओवादी ने तिरछी नजर से उसे देखा और एक उंगली उठाई। वो अभी 15,000 कहने ही वाला था कि दीदी ने पहले ही बोल दिया, 10 लाख है ना? ये सुनते ही बूढ़ा ताओवादी वहीं का वहीं रह गया। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। तो मन ही मन ठंडा सा हंसे। ये बूढ़ा मुझे लूटना चाहता था। जैसे ही दीदी खरीदने वाली थी तुमने जल्दी से उसे रोक दिया। दीदी ये चीज मुझे नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। ये कहकर तुम उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। दीदी पूरी तरह हैरान थी। अभी तो तुम्हें ये हर हाल में चाहिए था, अब अचानक क्यों नहीं चाहिए? जैसे ही तैयार शिकार हाथ से निकलने लगा, बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से पीछे भागते हुए चिल्लाया, छोटे दोस्त मत जाओ, कीमत पर बात हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हारा इस भट्टे से अच्छा संबंध है। तुमने बिना मुड़े बस इतना कहा, 3,000 में दोगे या नहीं? बूढ़े का चेहरा तुरंत ही उसका चेहरा बेहद उदास और काला पड़ गया। भौहें इतनी सिकुड़ गई कि जैसे मच्छर भी फंस जाए। काफी देर तक कोशिश करने के बाद उसने एक शब्द निकाला, छोटे दोस्त 50,000 कैसा रहेगा? 4,000, इससे ज्यादा नहीं। 40,000 में तुम अभी ले जा सकते हो। दीदी तुम्हें ऐसे दिख रही थी जैसे तुम सब्जी मंडी में मोल भाव कर रहे हो। उसकी आंखों में बस लाचारी ही थी। आखिर में बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया और सबसे कम कीमत बता दी। ठीक है, मेरी किस्मत खराब है, तुम ले जाओ। तुमने देखा कि कीमत ठीक है और दीदी को भुगतान करने का इशारा किया। तुम संतुष्ट होकर अपने नए रियानदान लोगों को सहलाने लगे। दीदी ने तुरंत घर पर फोन करके गार्ड्स को बुलाया ताकि उसे गाड़ी में रखा जा सके और पहले तुम्हें कंपनी वापस ले गई। ऑफिस लौटने के बाद दीदी काम में व्यस्त हो गई। तुम खाली बैठे बैठे बोर होने लगे और इधर उधर घूमने लगे। फिर तुम्हारी नजर शोकेस में रखे कागज, कलम और स्याही पर पड़ी। वैसे भी कोई काम नहीं था। तुमने कागज फैलाया और कलम उठाकर जोरदार अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते तुम्हें नींद आने लगी और तुम सीधे सोफे पर लेटकर सो गए। कुछ देर बाद वो मीटिंग खत्म करके वापस आई। उसने तुम्हें गहरी नींद में देखा और धीरे धीरे कदम रखते हुए मेज के पास आई। मेज पर फैली अव्यवस्था देखकर वो बड़बड़ाई, दीदी भी ना इन चीजों से उसे खेलने दे रही है। जैसे ही वो
साफ करने लगी उसकी नजर अचानक तुम्हारे लिखे हुए कविता पर पड़ी और वो वहीं ठिठक गई। उसने धीरे धीरे कविता पढ़ी, कई बार पढ़ी। ये तो अद्भुत रचना है, ये सचमुच अद्भुत है। शब्द अपने आप में ही सृजन जैसे हैं और लिखावट के साथ तलवार जैसी ताकत दिखाते हैं, भीतर से शांत पर बेहद तेज। वो तो लगभग चिल्ला ही पड़ी, ऐसी रचना अगर नीलामी में जाए तो शायद बहुत ऊंची कीमत पर बिके। ऐसा चमत्कार यहाँ कैसे हो सकता है? उसने धीरे से तुम्हें जगाया और मुस्कुराकर पूछा, दीवार पर जो लिखावट है ये किसने लिखी है? तुमने आंखें मलते हुए आधी नींद में कहा, दीदी आप मेरे लिखे बेकार शब्दों को क्यों देख रही हैं? वो सख्त होकर तुम्हारी तरफ मुड़ी, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। ये सच में तुमने ही लिखा है? तुमने हैरानी से उसकी तरफ सिर हिलाया और वो अभी हैरानी में डूबी हुई थी, संभल नहीं पा रही थी। तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और घर की तरफ चलने लगे। आखिर अभी अभी सपने में गुरु ने जो कहा था उससे तुम्हारा मन थोड़ा भारी हो गया था। ऑफिस से निकलकर घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही दरवाजे में कदम रखा देखा कि नौकरानी उस भट्टी के सामने परेशान खड़ी थी। उसे तभी समझ आया और उसने जिज्ञासा से तुमसे पूछा, तुम ये लोहे का सामान घर क्यों लाए हो? क्या तुम अमर गुरु की तरह दवाई बनाना सीखना चाहते हो? तुमने बस यूं ही जवाब दिया, मुझे ये बहुत कूल लगता है, इसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करूंगा। उसका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। कौन सा 5 साल का बच्चा भट्टी पसंद करता है? उसने नरम आवाज में समझाया, ये चीज बहुत जगह घेरती है, मैं तुम्हें एक आयरन मैन खिलौना दिला दूं, ठीक है? तुमने जोर जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया, मुझे बस यही भट्टी चाहिए, इसे मेरे कमरे में ही रखना होगा। तुम्हारा इतना पक्का इरादा देखकर वो मजबूर हो गई और नौकरों से कहकर भट्टी तुम्हारे कमरे में रखवा दी। कमरे में अपने खजाने जैसी भट्टी को देखकर तुम मुस्कुराए, मन ही मन सोचा अब सब ठीक हो गया। रात का खाना खत्म होते ही तुमने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद किया और दवाई बनाना शुरू कर दिया। नतीजा, पहली ही बार में तुमने पूरे 10 गोलियां तैयार कर ली। ये दक्षता तो बिल्कुल ही असंभव स्तर की थी। तुम्हारे गुरु ने भी कहा था कि 100 भट्टियों में 7 गोलियां बन जाए तो वो भी महान प्रतिभा मानी जाती है, और तुमने एक ही बार में 10 गोलियां बना ली। ये तो मानो कोई अद्भुत प्रतिभा का जन्म हो। तुमने बिना हिचकिचाए एक गोली उठाई और तुरंत निकलकर पद्मासन में बैठ गए। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी भीतर से एक साफ आवाज आई और उसी पल रुकावट टूट गई। तुमने अचानक आंखें खोली, तुम्हारी शक्ति अब मध्य स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही नौकरानी कमरे में आई, एक तीखी बदबू ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत नाक ढक ली और चिल्लाई, छोटे मालिक, आपने रात में क्या किया? आपके पूरे शरीर पर यह गंदगी कैसी है? तुमने नीचे देखा, सचमुच पूरा शरीर चिपचिपी गंदगी से भरा था। तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो गया और तुमने जल्दी से बहाना बनाया, मैं बाहर जाकर मछली पकड़ रहा था इसलिए गंदा हो गया। ये कहकर तुम कपड़े उठाकर सीधे बाथरूम में भाग गए। वो वहीं खड़ी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद तुम नहाकर साफ सुथरे होकर नीचे आए और सीधे जाकर उसके पास बैठ गए। तुमने मीठी आवाज में कहा, दीदी मुझे वो खाना है। लेकिन इस बार उसने तुम्हें नहीं खिलाया। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पाया कि वो तुम्हारे चेहरे को घूर रही थी। पास खड़ी नौकरानी भी हैरान रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुमने अनजाने में अपना चेहरा छुआ, दीदी क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, तुम अचानक इतने बदल कैसे गए? ये कहकर उसने तुम्हें उठाकर जोर से चूमना शुरू कर दिया। इतना चूमा कि तुम्हारा छोटा सा दिमाग सुन्न हो गया। तुम्हें प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें पता भी नहीं था कि मध्य स्तर पर पहुंचने के बाद सिर्फ तुम्हारा स्वभाव ही नहीं बल्कि तुम्हारी त्वचा भी इतनी मुलायम हो गई थी और तुम्हारे शरीर से हल्की सी मीठी खुशबू भी आने लगी थी। ऐसी खुशबू को कौन रोक सकता है? वो तो तुम्हें अपने सीने में छिपा लेने का मन करने लगी। और भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि खाना खाने के बाद वो काम पर भी नहीं गई बल्कि तुम्हें लेकर घूमने निकल पड़ी। सड़क पर चलते हुए तुम्हारे एक हाथ में चाय और दूसरे में खाना था और तुम्हारे साथ एक खूबसूरत और शांत स्वभाव वाली दीदी चल रही थी। इस अजीब जोड़ी को देखकर सबकी नजरें तुम पर टिक गई। लोग बार बार मुड़कर देखने लगे और तारीफ करते नहीं थक रहे थे। देखो वो बच्चा कितना प्यारा है, मेरा तो मन कर रहा है इसे घर ले जाऊं। चारों तरफ से आ रही नजरों से तुम थोड़ा डर गए। तुम्हें ये बड़े लोग अजीब लगने लगे। तुमने जल्दी से दीदी का कपड़ा खींचा। हम कहाँ जा रहे हैं? वो मुस्कुराई और प्यार से बोली, तुम्हें झूले पर बिठाने ले चलूं? तुमने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है, मैं तो 5 साल का हूँ, मैं काफी समझदार हूँ। वो एक पल के लिए चौंक गई। उसे लगा जैसे उसकी समझ ही काम नहीं कर रही। उसे अपना प्लान बदलना पड़ा क्योंकि तुम्हारे साथ अकेले समय बिताना उसके लिए खास था। तभी जैसे ही तुम एक दुकान के पास से गुजरे, पीछे से एक आदमी की आवाज आई, सुंदर लड़की, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? बात पूरी होने से पहले ही उसने अपना कार्ड उसके सामने बढ़ा दिया, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस ठंडी नजर से देखा और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे किसी को दूर धकेल रही हो, लेकिन वो आदमी फिर भी मुस्कुराया। मुझे लगता है आप कुछ कहने देख रही हैं। मुझे जेट पत्थरों के बारे में थोड़ा ज्ञान है, क्यों ना मैं तुम्हें दिखा दूं? वो उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ऐसे लोगों को तो आमतौर पर उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। तुम्हारी इस हालत को देखकर लगता है कि तुम एक कॉलेज के छात्र हो। मैं सलाह दूंगी कि कोई गलत इरादा मत रखना, वरना तुम्हें अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। उसकी बातों से आदमी थोड़ा घबरा गया। ये लड़की आसान नहीं है, लेकिन उसे वही पसंद आई। मैडम मुझे लगता है आप भी बोर हो रही हैं, क्यों ना मैं आपको जेट की दुकान दिखा दूं? वहाँ बहुत अच्छे पत्थर मिलते हैं। काफी देर से सब देख रहे तुम अचानक उत्साहित हो गए। अगर वहाँ अच्छे गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर मिल जाएं तो तुम उन्हें लाकर दीदी के लिए कुछ खास चीजें बना सकते हो। ये सोचते ही तुमने जल्दी से उससे पूछा, वो दुकान कहाँ है? तुम्हारी मासूम आवाज सुनकर उस आदमी ने पहली बार तुम्हारी तरफ ध्यान दिया। छोटे भाई, क्या मैं तुम्हें वहां ले जाऊं? वो इसी मॉल की 7वीं मंजिल पर है। तुमने तुरंत जवाब दिया, भैया जरूरत नहीं है, मैं दीदी के साथ चला जाऊंगा। आप किसी और सुंदर दीदी को ढूंढ लीजिए, आप मेरी दीदी के लायक नहीं है। ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत जम गया और वो तुम्हारी बात पर चुपचाप मुस्कुरा दी। तुम बहन का हाथ पकड़कर स्टाइल में मुड़ते हो और दोनों लिफ्ट से 7वीं मंजिल पर पहुंचते हैं। ये जगह बहुत बड़ी है। तरह तरह के छोटे विक्रेता जोर जोर से चिल्लाते हुए खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। प्राचीन सम्राटों के ड्रैगन रोब, छिंग डायनेस्टी के कारीगरों द्वारा बनाए गए नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन, शिनजियांग का बर्फीला जेड, सब कुछ मौजूद है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हारी चेतना तुरंत फैल जाती है। लेकिन अफसोस, आसपास सब घटिया चीजें हैं, एक भी ढंग की नहीं। आखिर में मुयुलू तुम्हारे साथ अंदर की ओर चलती रहती है। तुम लगातार अपनी चेतना फैलाकर हर पत्थर की जांच करते रहते हो। अचानक तुम चेतना की एक हल्की सी जानकारी पकड़ लेते हो। तुम्हारा दिल खुश हो जाता है, आखिरकार खजाना मिल गया। तुम तुरंत मुयुलू का हाथ पकड़कर एक स्लॉल के सामने पहुंच जाते हो। स्लॉल के सामने एक बड़े प्लास्टिक बैग में कुछ पत्थर यूं ही बिखरे पड़े हैं। तुम एक नजर में कोने में पड़े उस काले खनिज पत्थर पर ध्यान केंद्रित कर लेते हो और जल्दी से आंखें बंद करके ध्यान से जांच करते हो। सही है, यही है। तुम तुरंत उस पत्थर को उठा लेते हो। मालिक कितना? वो मालिक पलक तक नहीं झपकाता और ठंडे स्वर में 3 शब्द बोलता है, 50,000 तय कीमत।
तुम्हारा दिल खुशी से भर जाता है। ये तो 50 जिन का वजन अयस्क है, 5 लाख से भी ज्यादा का है। तुम तुरंत फैसला करते हो, मुझे चाहिए। मालिक तुम्हें इतना सीधे देखते हुए महसूस करता है कि उसने कीमत कम बता दी। जल्दी से समझाने लगता है, ये पत्थर अकेले नहीं बेचा जा सकता। अगर खरीदना है तो दूसरे पत्थरों के साथ ही खरीदना होगा। तुम्हारे बोलने से पहले ही मुयुलू आगे बढ़ जाती है। एक कदम में ही उसका शक्तिशाली आभा मंडल पूरी तरह खुल जाता है। तुम ये बदमाश दुकानदार एक बेकार पत्थर के लिए भी मौके पर कीमत बढ़ाने की हिम्मत करता है। दुकानदार इस आभा से डरकर कांप उठता है। अभी जवाब देने ही वाला था, लेकिन मुयुलू का चेहरा साफ देखने के बाद जैसे बिजली गिर जाती है। क्या ये मुंह समूह की वही महिला शैतान नहीं है? धड़ाम की आवाज के साथ मालिक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा और रेंगते हुए माफी मांगने लगता है। तुम इसे ले जाओ, पैसे नहीं चाहिए, सब तुम्हें दे देता हूँ। तुम हैरानी से मुयुलू को देखते हो। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, सिर्फ एक नजर में ही कई हजार बचा लिए। असल में तुम नहीं जानते कि मुयुलू व्यापार जगत में एक मशहूर खतरनाक शख्सियत है। जो भी उसे नाराज करता है उसका अंजाम आमतौर पर बहुत बुरा होता है। तुम बहुत खुश होते हो और बहन का हाथ पकड़कर सीधे जेड की दुकान की ओर चल पड़ते हो। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हो, एक दिल दहला देने वाली रोने चिल्लाने की आवाज कानों में पड़ती है। हाय मेरा! पत्थर काटने वाली मशीन के पास एक युवक जमीन पर गिरा पड़ा है। उसने लगातार 3 बार पत्थर काटे, लेकिन कुछ नहीं निकला। 40,000 नगद पल भर में बर्बाद हो गए। आसपास के लोग इशारा करते हुए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग तो उसकी हालत पर खुश भी हो रहे हैं। पत्थर का खेल ऐसा ही निर्दयी होता है, लेकिन तुम्हारी नजर में ये कोई जुआ नहीं है। ये तो साफ साफ माल खरीदने जैसा है। तुम्हारी चेतना की एक नजर मानो एक्सरे जैसी हो। बहन, मैं भी ये खेलना चाहता हूँ। तुम उत्साह से कच्चे पत्थरों के ढेर की ओर इशारा करते हो। आंखें चमक रही हैं। मुयुलू हल्के से मुस्कुराती है। ठीक है, बस तुम खुश रहो, कितना भी नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ चुन लो। बहन की अनुमति मिलते ही तुम एक छोटे गोले की तरह पत्थरों के ढेर की ओर दौड़ पड़ते हो। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पहुंचते हो, एक खुरदरा बड़ा हाथ अचानक तुम्हारी बाह पकड़ लेता है। दूर हटो, हटो, कहां से आ गया ये बदमाश बच्चा? एक कर्मचारी गुस्से और नफरत भरे चेहरे से तुम्हें धक्का देता है। क्या ये जगह तुम्हारे आने की है? जल्दी निकलो। तुम तुरंत दुखी होकर पीछे मुड़कर बहन की ओर देखते हो। मुयुलू की ठंडी आवाज तुरंत गूंजती है। खेलना है तो पहले यह साबित करो कि तुम्हारे पास ये काबिलियत है। मुयुलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। बैग से यूं ही एक कार्ड निकालकर सीधे दे दिया। कर्मचारी कार्ड लेकर बैलेंस चेक करने चला गया। आसपास की ताने मारने वाली आवाजें और भी जोर से गूंजने लगी। थोड़ी ही देर में वो कर्मचारी घबराते हुए वापस दौड़ कर आया। उसने सम्मान से कार्ड मुयुलू को वापस दिया। आपके कार्ड में 1 अरब की राशि है, कृपया मेरे साथ आइए। वीआईपी सीट के आसपास के लोगों ने ये बात सुनी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हे भगवान, ये तो 1 अरब है, और वो भी इतनी खूबसूरत महिला। मुयुलू लालच भरी नजरों की भीड़ के बीच तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें हॉल के अंदर ले गई। तुमने पत्थरों की कीमत देखी। महंगे वाले 30,000 से भी ऊपर प्रति पीस और सस्ते वाले 2,000 से थोड़े ज्यादा के। तुमने अपनी चेतना पूरी तरह खोल दी और तुरंत हॉल के सभी कीमती पत्थर तुम्हारी नजर से छिप नहीं पाए। तुम्हारे पीछे कर्मचारी लगातार पेन लेकर तुम्हारे चुने हुए सभी पत्थरों को नोट करता रहा। आखिर में बिल बनाते समय कुल खर्च 1,80,000 से ज्यादा हुआ। कर्मचारी सम्मान से तुम्हारी ओर देखता है। छोटे मालिक, इन कच्चे पत्थरों को अभी काटना है या साथ ले जाना है? तुम्हारे होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं और तुम शांत स्वर में एक शब्द कहते हो, काटो। एक कच्चा पत्थर काटने की मशीन पर रखा गया। जैसे ही आधा कटा, भीड़ में तेज चीख गूंज उठी। हरा निकल आया। पूरा हॉल तुरंत उबल पड़ा। ये साधारण किस्म का था, लेकिन आकार बड़ा था। कीमत लगभग 14,000। तुम सिर हिलाते हो, बेच देने पर भी कोई अफसोस नहीं। इसके बाद पहला पत्थर एक बिल्कुल साधारण सा छोटा पत्थर। यहाँ तक कि काटने वाला कारीगर भी सिर हिलाने लगा। लेकिन जैसे ही काटा गया, लगातार 2 पत्थरों में बड़ा फायदा हुआ। जांच के बाद पता चला कि ये उच्च गुणवत्ता वाला काला जेड है। कीमत सीधे 30,000 तक पहुंच गई। अनुभवी कारीगर ने सीधे तुम्हें अंगूठा दिखाया और बार बार कहा कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली मुयुलू भी इस समय हैरानी से अपना मुंह ढक लेती है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी किस्मत इतनी जबरदस्त है। फिर से हरा निकल आया। भीड़ की आंखें तो जैसे बाहर निकलने वाली। फिर तीसरा पत्थर आया। सबको पता था कि असली मजा अब आने वाला है। ये एक विशाल कच्चा पत्थर था। सबकी नजरों के बीच मशीन गरजने लगी। कड़क की आवाज के साथ पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। कटे हुए हिस्से के अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। मैंने कहा था ना, इसकी किस्मत खत्म हो गई। देवता भी 1 इंच जेड का अंदाजा नहीं लगा सकते। चारों तरफ अफसोस की आवाजें उठने लगी, लेकिन तुम शांत भाव से आगे बढ़ते हो। माहिर कारीगर उस खाली पत्थर के अंदर को घूर रहा था। इस जेड की जगह बहुत चालाकी से छिपी हुई है। ठीक उसी जगह से बच गई। तुम अपनी उंगली से पत्थर के दाहिने हिस्से पर हल्का सा निशान बनाते हो। दादाजी जल्दी मत करो, यहीं से फिर से काटो। कारीगर को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने मशीन दोबारा चालू कर दी। जैसे जैसे ब्लेड घूमने लगा, पत्थर की परतें उभरने लगी। अचानक एक चमकदार हल्की नीली सफेद रोशनी बाहर निकली। पत्थर के कणों की चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। अंदर से निकला था बर्फ जैसा साफ नीला सफेद जेड। नीचे खड़ी भीड़ तुरंत शोर से गूंज उठी। बोली लगाने की आवाजें एक के बाद एक तेज होती गई। 50,000। 50,000 में भी बर्फीला जेड खरीदना चाहते हो? मैं 80,000 देता हूँ। कीमत पलक झपकते ही 1 लाख तक पहुंच गई। बहन तुम्हें इसे रखने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन तुमने सीधे हाथ हिला दिया। चौथा कच्चा पत्थर मंच पर आया। पूरे हॉल की सांसें थम गईं। उसकी शुद्ध सफेद बनावट आसमान के बादलों जैसी लग रही थी। हे भगवान, ये बर्फ जैसा सफेद जेड है। जेड की दुकान का मालिक भी बैठा नहीं रह सका। 20 लाख में मैं लेता हूँ। इसके बाद तो सीधा मुनाफा ही मुनाफा। 5वां बर्फीला भेड़ की चर्बी जैसा जेड 28 लाख। छठा शुद्ध पीला जेड 13 लाख। 7वां और 8वां मिलाकर 90,000। पत्थर काटने वाले कारीगर के हाथ लगभग थक कर सुन्न हो गए। नवा बहुत बड़ा भेड़ की चर्बी जैसा जेड 30 लाख में बिका। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि धन तुम्हारे लिए बादलों जैसा है। तुम्हारा लक्ष्य है ऐसा दुर्लभ जेड जो आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर सके। आखिरकार आखिरी 3 पत्थरों की बारी आई। 10वां पत्थर रखा गया और काटा गया। हे भगवान, ये कैसी अद्भुत चीज है। पारदर्शी जेड। वहां मौजूद कई विशेषज्ञ भी स्तब्ध रह गए। एक बड़े कटोरे जितना बड़ा उत्कृष्ट कांच जैसा जेड। 80 लाख। हम जियांगकोंग समूह लेते हैं। 1 करोड़। फंगजुन समूह अंत तक साथ देगा। 1 करोड़ 20 लाख। चियांग समूह इसे खरीदकर ओयांग परिवार को देगा। ओयांग परिवार का एक आदमी यहाँ बोलने की हिम्मत भी करता है। मैं ली परिवार की ओर से 1 करोड़ 30 लाख देता हूँ। अंत में ली परिवार ने 1.5 करोड़ की कीमत पर इसे खरीद लिया। अब केवल आखिरी 2 पत्थर बचे थे। माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। दूसरे आखिरी पत्थर के कटते ही सभी लोगों के चेहरे अजीब हो गए। ये जेड ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या ये खराब हो गया है? देखने में तो कुछ 1000 के सस्ते माल जैसा लग रहा है, लेकिन मुयुलू का हाथ रेलिंग को कसकर पकड़ लेता है। वो एक नजर में समझ गई कि ये बिल्कुल साधारण नीला जेड नहीं है। कुछ अनुभवी लोग तो जैसे खून की गंध सूंघते ही भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ पड़े।
पास में खड़ा कोई व्यक्ति तिरस्कार से हंसते हुए बोला, ये बूढ़े लोग पागल हो गए हैं क्या? सच में दुनिया नहीं देखी। एक सम्मानित विशेषज्ञ अचानक मुड़कर गुस्से में चिल्लाया, सब चुप रहो, तुम जैसे गंवार आंखें खोलकर देखो, साफ सुनो, ये ब्लू जेड है। पूरा हॉल हंगामे में डूब गया। ये जेड कोमल और चिकना है, गहरे नीले रंग के भीतर एक रहस्यमयी बैंगनी चमक घुली हुई है, मानो इसमें जीवन हो। कर्मचारी कांपते हुए मंच पर आया, उसकी आवाज भी बदल गई। सम्राट स्तर का ब्लू लाइट जेड, मुट्ठी के आकार का, उत्कृष्ट में भी सर्वोत्तम। सुना है कि जियांग परिवार का नाखून जितना बड़ा जेड पेंडेंट ही 1 करोड़ में बिका था। ये उससे 10 गुना बड़ा है, तो इसकी कीमत 10 करोड़ से कम कैसे हो सकती है? बड़े बड़े परिवार झुंड के भेड़ियों की तरह हरकत में आ गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। कुछ लोग तो सीधे मंच पर चढ़कर छीनने तक को तैयार थे। तुम ठंडे भाव से ये सब देखते रहे। बहन तुरंत खड़ी होकर तुम्हें मजबूती से अपने पीछे सुरक्षित कर लेती है। नई बोली शुरू होती है। ली परिवार का तीसरा प्रमुख सबसे पहले बोली लगाता है, 3.5 करोड़। ओयांग परिवार का बड़ा बेटा तुरंत जवाब देता है, इतना समय बर्बाद मत करो, मैं 7 करोड़ देता हूँ। ओयांग दे पूरी तरह लालच में अंधा हो गया। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर किसी का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी गांव समूह के अध्यक्ष गांव काई की शांत आवाज गूंजती है, 10 करोड़। गांव काई की आवाज तक फट गई। इस दिव्य जेड के लिए वो पूरी तरह पागल हो चुका था। पूरा हॉल एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गया। 10 करोड़, ये विशाल रकम हर किसी के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। कर्मचारी उत्साह से लाल हो गया। 10 करोड़, क्या इससे ज्यादा कोई बोली है? अब विक्रेता तय करे कि बेचना है या नहीं। एक पल में सभी नजरें तुम्हारी पर टिक गई, लेकिन तुम्हारा चेहरा अब भी बिना किसी भाव के था। तुम अपनी मासूम आवाज में साफ कहते हो, नहीं बेचूंगा। कर्मचारी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। लगभग उसे लगा कि उसने गलत सुना है। छोटे भाई, तुमने अभी क्या कहा? तुम धीरे से सिर उठाते हो, तुम्हारी नजर बर्फ जैसी ठंडी है। मैंने कहा नहीं बेचूंगा। गांव का एक गुस्से से फट पड़ा। उसे लगा कि एक छोटे बच्चे ने उसकी बेइज्जती कर दी। उसने तुरंत अपने गुस्से में पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। अगले ही पल दर्जनों काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड्स ने भीड़ को बेरहमी से धक्का देते हुए तुम्हारी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हटो, जो भी रास्ते में था सबको हटा दो। कुछ मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं पर उछल कर गिर पड़े। गांव काई के बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। वे तुमसे 10 मीटर दूर आकर रुक गए। छोटे बच्चे, हमारे बॉस ने बुलाया है, समझदारी दिखाओ और हमारे साथ चलो। ये तो दिन दहाड़े लूटने जैसा है। तुम चुप रहते हो। तुम्हारी छोटी मुट्ठी में आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा होने लगी है। जैसे ही तुम हमला करने वाले थे, उससे 1 सेकंड पहले एक ठंडी महिला आवाज गूंज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोयुलू एक कदम आगे बढ़ी, लोहे के टावर की तरह तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। मेरे मोयुलू के छोटे भाई को आज मैं देखना चाहती हूँ, कौन उसकी एक बाल भी छूने की हिम्मत करता है। वो तो मोगदू मो परिवार की सातवीं में से है। व्यापार जगत की महिला शैतान मोयुलू। तो क्या वो बच्चा मो परिवार का छोटा मालिक है? भीड़ तुरंत हंगामे में फट पड़ी। फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित बॉडीगार्ड्स लहर की तरह उमड़ पड़े और मोयुलू को मजबूती से घेरकर सुरक्षा में ले लिया। मोयुलू ने ठंडी नजर से गांव काई की ओर देखा। उसका आभा मंडल पूरी तरह फैल गया। दिन दहाड़े मेरे मो परिवार की चीज छीनना और मेरे परिवार के इकलौते वारिस को छूना, क्या तुम मो परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? इन कुछ शब्दों ने सीधे गांव काई को चुप करा दिया। इस मजबूत सुरक्षा घेराबंदी को देखकर उसे समझ आ गया कि आज उसने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया। वो सिर्फ चुपचाप पूंछ दबाकर वहां से निकल लिया। मोयुलू ने ठंडे भाव से चारों ओर नजर डाली। फिर बॉडीगार्ड्स 2 कुर्सियां लेकर आए ताकि तुम और बहन एक तरफ बैठ सको। आखिरी कच्चा पत्थर भी मंच पर लाया गया। कटिंग मशीन ने तेज आवाज निकाली। अगले ही पल एक गहरी गाढ़ी हरी रोशनी फूटकर बाहर निकली, जिसने लगभग सबकी आंखें चकाचौंध कर दी। ये क्या? मोयुलू भी हैरानी से खड़ी होगी। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह फैल गईं। पत्थर काटने वाला कारीगर उत्साह से कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेड का राजा, ये तो वो पौराणिक सम्राटी हरा जेड है। इसे सील करके ले जाओ। मोयुलू ने तुरंत नीलामी रद्द कर दी। ऐसी दिव्य वस्तु को तुरंत घर ले जाना जरूरी है। तुम लोग दर्जनों बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में धूमधाम से वहां से निकल गए। जैसे ही मुख्य द्वार से बाहर निकले, तुम्हें एक बुरी मंशा वाली आभा का एहसास हुआ। तुमने मोयुलू के कपड़े का कोमा खींचा। चलो उस गली में जाकर देखते हैं। जब कोई खुद ढूंढ रहा है तो उन्हें मौका दे ही देते हैं। 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स तुरंत समझ गए और तुम्हारे पीछे पीछे मुड़कर एक गली में घुस गए। गली में कुछ गुंडे बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनका सरगना वही आदमी था। उसने धुआं छोड़ा, चेहरे पर घटिया मुस्कान थी। चलो बस उन्हें गाड़ी में डाल दो, आगे बहुत तरीके हैं, तब ये टूटी फूटी वैन बदलकर फरारी बन जाएगी। ये लोग दिन में सपने देख रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत आ चुकी है। ओहो, तुम लोग किसे अगवा करने की तैयारी कर रहे हो? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया। बेवकूफी मत करो, बिल्कुल उस अमीर औरत को। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने अचानक से उठा लिया। गली के मुहाने पर कब इतने सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हो गए, उसे पता ही नहीं चला। मोयुलू उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी मरे हुए इंसान को देख रही हो। इन कचरा लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाओ। धमाके के साथ दर्जनों बॉडीगार्ड्स शेरों की तरह टूट पड़े। चीखने और हड्डियां टूटने की आवाजें तुरंत गूंजने लगी। जो आदमी अभी स्पोर्ट्स कार के सपने देख रहा था, अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद मोयुलू ने जेड को वांग मांगो सौंप दिया ताकि वो उसे पहले सुरक्षित ले जाए। गाड़ी में बैठते ही वो दबंग महिला अचानक बदल गई। उसने तुम्हें अपनी बाहों में खींच लिया, बार बार दबाने और सहलाने लगी। भाई जल्दी देखो, हमने कितना कमाया। तुम मुश्किल से उसके गले से सिर बाहर निकालते हो और मोबाइल का बैलेंस खोलकर मासूम आवाज में पढ़ते हो, वी चैट में 27 करोड़ 33,99,774 है। मेरा छोटा सा प्यारा इतना कमाल है। तुमने तो बहन को भी हैरान कर दिया। इनाम में तुम्हें एक हिस्स। बात खत्म होते ही उसने तुम्हारे गाल पर एक चुंबन दे दिया। तुम पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करते हो। बहन नरम और खुशबूदार है, लेकिन यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। मोयुलू ने बिल्कुल परवाह न करते हुए भौं उठाई। छोटे भाई, तुम तो शर्मा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तभी मोयुलू का फोन चमक उठा। यह चौथी बहन का मैसेज था। मोयुलू ने जल्दी से जवाब दिया और फिर सीधे तुम्हें लंच के लिए ले गई। महल वापस आकर मोयुलू व्यस्त हो गई। उसने सम्राटी हरे जेड को तिजोरी में बंद किया और बड़बड़ाने लगी कि बहनों को दिखाना है। तुम इस मौके का फायदा उठाकर काले सोने के अयस्क को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। यही असली खजाना है। ये चीज उन जेड पत्थरों से 10,000 गुना बेहतर है। इतना बड़ा टुकड़ा एक उड़ने वाली तलवार बनाने के लिए काफी है। तुम अयस्क को पकड़कर बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हो। तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि आज रात तुम्हें क्या सामना करना पड़ेगा। जैसे ही तुम काले सोने के अयस्क को एल्केमी भट्टी में डालने वाले थे, धड़ाम की आवाज के साथ तुम्हारे कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। तुम डर के मारे हाथ हिला बैठे और तुरंत पीछे मुड़े।
तुमने देखा कि मो यूलू दरवाजे के सहारे खड़ी है, हल्की मुस्कान के साथ तुम्हें देख रही है। छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुम हकलाते हुए छुपाने की कोशिश करते हो। मैं बस इस भटकी को देख रहा था, ये बहुत अच्छी है। मो यूलू तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अच्छे छोटे भाई, हमारे रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी आंखें तुरंत बड़ी हो जाती हैं। क्या अच्छा दिखना भी एक गलती है? नहीं, मैं 5 साल का हूँ, मैं एक मर्द हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ। तुमने साफ मना कर दिया। बस एक दिन, ठीक है? बहन वादा करती है सिर्फ एक दिन। वो अपनी बात पर कायम रहेगी। उसकी सच्ची नजरों को देखकर तुम आखिरकार मना नहीं कर पाए। तुम चुपचाप उसका हाथ पकड़कर उसके साथ तीसरी मंजिल पर चले गए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, गर्म पीली रोशनी नर्म कालीन पर पड़ रही थी। हवा में बहन के शरीर की खुशबू भरी हुई है। डायनासोर कपड़े पहने हुए तुम सीधे दूधिया सफेद कपड़े पहनी बहन की बाहों में आ जाते हो। वो अपनी कोमल उंगलियों से धीरे से तुम्हारे गाल को छूती है। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। भाई, तुम जानते हो कि उस समय तुम्हें क्यों चुरा लिया गया था? एपिसोड 12। तुम उलझन में सिर हिलाते हो। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा अपहरण हुआ था। अपने अतीत के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये सब शुरू होता है, मू यूलू गहरी सांस लेती है और फिर एक बहुत बड़ा राज बताती है। तुम बिल्कुल साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि क्योटो के मू परिवार के दूसरे युवा मालिक हो। एक अद्भुत प्रतिभाशाली सातवीं बहन ने जैसे ही ये बड़ा खुलासा किया, तुम ध्यान से सुन ही रहे थे, अभी पूरा सुना भी नहीं था कि आवाज अचानक सबसे महत्वपूर्ण समय पर रुक गई। तुमने सिर उठाकर देखा, सातवीं बहन सो चुकी थी। ये एहसास वैसा ही था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उसे गहरी नींद में देखकर तुम धीरे धीरे हाथ पैर हिलाकर नीचे उतरने की सोचते हो, ताकि चुपके से अभ्यास कर सको। लेकिन अगले ही पल दो गोरी बाहें अचानक तुम्हें पकड़कर वापस अपनी बाहों में कस लेती हैं। अगर तुम्हारे पास शक्ति का सहारा ना होता तो तुम सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन बहन के शरीर से आती हल्की खुशबू सच में बहुत अच्छी लग रही थी। ये पहली बार था जब तुम सातवीं बहन के इतने करीब थे। चांदनी की रोशनी में तुम उसके चेहरे को देखते हो। उसकी त्वचा मक्खन जैसी मुलायम, चेहरा चांदी जैसा चमकता हुआ। उसके रोज के ठंडे स्वभाव से अलग उसमें एक अलग आकर्षण था। तुम एक उबासी लेते हो और अपना छोटा हाथ उसकी कमर पर रख देते हो। जब भाग नहीं सकते तो ठीक है, उसके साथ ही सो जाते हैं। सुबह की किरण पर्दे से होकर तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है। तुम आंखें मलते हुए उठते हो और अंगड़ाई लेते हो। मानना पड़ेगा, ये नींद सच में बहुत अच्छी थी। इस समय तुम अपने छोटे साथी को लेकर चुपके से विला के पीछे वाले कृत्रिम झील के किनारे पहुंच गए। वो थककर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा है। जीभ बाहर निकली हुई मन ही मन चिल्ला रहा है। ये छोटा मालिक तो हद ही कर देता है, दौड़ता तो उससे भी तेज है। तुम झील के किनारे खड़े होकर गर्मियों के अंत की हवा महसूस करते हो, फिर मुड़कर उस छोटे को देखकर मुस्कुराते हो। अच्छी तरह देखो, भाई तुम्हें कमाल दिखाता है। वो हैरानी से सिर तिरछा करता है। तभी तुम्हारे छोटे छोटे हाथ हवा में तेजी से चलने लगते हैं, इतनी तेज कि आंखें भी पकड़ नहीं पाती। अगले ही पल एक गूंजती हुई आवाज झील के किनारे फैल जाती है। पहला वार, अग्निमुक्का। तुम्हारे एक मुक्के के साथ ही हवा में अनगिनत चिंगारियां इकट्ठा होकर 2 मीटर का एक विशाल आग का गोला बन जाती है। मुक्के की ताकत और भयानक गर्मी उल्का की तरह झील पर गिरती है। धमाके के साथ झील का पानी कई सेंटीमीटर तक भाप बनकर उड़ जाता है। अगर ये वार किसी इंसान पर पड़ता तो शायद कुछ भी नहीं बचता। एक तरफ खड़ा छोटा डर के मारे कांपने लगता है। उसकी आंखें बाहर निकलने जैसी हो जाती हैं। तुम अपने सुन्न हुए छोटे हाथ को झटकते हो। सिर्फ एक मुक्के में ही 2 हिस्से ऊर्जा खर्च हो गई। लगता है आधार बनने से पहले ये बड़ा वार यूं ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बहन कंपनी चली गई थी, तुम वापस कमरे में आ गए और छोटे को जमीन पर रख दिया। तुम्हारा चेहरा अचानक गंभीर हो गया। क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें साधना करना सिखाऊंगा। तुम उसके भोले चेहरे को देखते हो और उससे ज्यादा बात करने का मन नहीं करता। सीधे एक कीमती आंतरिक ऊर्जा की गोली निकालते हो और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देते हो। एक खुद खा लेते हो और दूसरा सीधे उसे दे देते हो। फिर तुम दोनों आमने सामने बैठ जाते हो। तुम्हारे शरीर से हल्की हल्की तारों जैसी चमक निकलने लगती है। पता नहीं कितना समय बीत गया, अचानक फोन की वाइब्रेशन ने शांति तोड़ दी। तुम आंखें खोलते हो, एक मैसेज देखकर तुम्हारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। तुम देखते हो कि मैसेज लिंक शीशी का है। मैसेज की बात पढ़कर तुम्हारी भौहें सिकुड़ जाती है। माफ करना, तुम्हें परेशान कर रही हूँ। क्या तुम अपने घर में किसी डॉक्टर को जानते हो? कृपया मेरी मदद करो। मेरी माँ को आखिरी स्टेज का पेट का कैंसर है। अब कोई अस्पताल उन्हें भर्ती करने को तैयार नहीं है। तुम स्क्रीन को गहरी नजर से देखते हो। आखिरी स्टेज का पेट का कैंसर आम डॉक्टरों के लिए लगभग मौत का इंतजार है, लेकिन तुम्हारे लिए, जिसने अपने गुरु की कला विरासत में पाई है, ये बस एक छोटा सा मामला है। लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ। मैसेज भेजते ही तुम तेजी से नीचे भागते हो। ये लड़ाई जीतनी ही होगी, लेकिन तुम्हें एक काम की चीज अभी भी चाहिए, चांदी की सुई। तुम भागकर बांगमा के पास जाते हो और मासूम आवाज में कहते हो, बांगमा, मुझे एक पूरा सिल्वर नीडल सेट खरीद कर दो। वांगमा बिना सोचे मना कर देती है। छोटे मालिक, वो चीज बहुत खतरनाक है। बच्चा होने की यही परेशानी है, जरूरी काम भी मजाक समझा जाता है। वो नहीं दे रही तो खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। अगले ही पल तुम सीधे दरवाजे की ओर दौड़ते हो। ड्राइवर शाओ लियू को पकड़कर गैराज की तरफ खींच ले जाते हो। कोई भी गाड़ी निकालो और मुझे बाहर ले चलो। शाओ लियू भरे हुए लग्जरी कारों के गैराज को देखकर घबरा जाता है। आखिर में कांपते हुए गाड़ी चुनता है। गाड़ी तेज रफ्तार से निकल पड़ती है। तेज झटके से तुम लगभग सीट से उछल जाते हो। तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? अगर असली ताकत छिपानी ना होती तो सच में उसे एक मुक्का मारकर उड़ा देते। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा जाल धीरे धीरे बिछाया जा रहा है। गाड़ी में अभी भी तुम शाओ लियू से बहस कर रहे हो। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, कहाँ जाना है? तुम बिना हिचक जवाब देते हो, दुकान पर सिल्वर नीडल खरीदने। ये सुनते ही उसका पैर ब्रेक पर जाने को होता है। 5 साल के छोटे मालिक को सुई खरीदने ले जाना। उसकी हिचकिचाहट देखकर तुम कहते हो, नहीं जाओगे तो मैं दीदी से शिकायत कर दूंगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। शाओ लियू का चेहरा तुरंत उतर जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी मेडिकल उपकरण की दुकान के सामने रुकती है। तुम अंदर जाकर एक छोटा और खूबसूरत सिल्वर नीडल सेट खरीदते हो, जो साथ रखने में भी आसान है। पैसे देकर तुम बाहर निकलते हो और गाड़ी में बैठने जाते हो, लेकिन देखते हो कि शाओ लियू अभी भी गाड़ी के सामने खड़ा सेल्फी लेने में लगा है। तुम्हारे मन में हल्की परेशानी होती है, इस गैर जिम्मेदार आदमी को साथ लाना सही फैसला था या नहीं। तुम कार में बैठकर लिन शियाओ शियाओ द्वारा भेजी गई लोकेशन को शियाओ लियू को नेविगेट करने के लिए देते हो।
अब तुरंत लिन श्याओ श्याओ के घर के लिए निकलना है। कार यानबेग क्षेत्र की दिशा में चलना शुरू करती है। कार बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और जल्द ही यानबेग क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तुम परिचित माहौल को देखते हो, पुरानी जिंदगी की यादें आंखों के सामने ताजा हो जाती हैं। श्याओलियू भाई, गाड़ी रोको। रोल्स रॉयस सड़क के किनारे रुकती है। तुम दरवाजा खोलकर मिल्क की दुकान में भागते हो। श्याओलियू गाड़ी से उतरकर तुम्हें देखता है। वाकई अभी भी बच्चा ही है, बस खाने पीने का शौक है। सड़क पर अचानक आई लग्जरी कार लड़कियों के एक समूह का ध्यान खींच लेती है। वो लड़का रोल्स रॉयस में आया है। जल्दी चलो जल्दी, क्या पता किसी अमीर घर का लड़का हो। भड़कीले कपड़े और गहरे मेकअप वाली एक समूह युवा लड़कियां हाई हील्स पहनकर श्याओलियू के पास आती है। हैंडसम, क्या एक ड्रिंक लेने में दिलचस्पी है? श्याओलियू को ऐसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस चुपचाप यंग मास्टर के बाहर आने का इंतजार करना चाहता है। लेकिन लड़कियां और भी बेपरवाह हो जाती हैं। हाथ उसके सीने पर रखकर टटोलने लगती हैं। मजबूरी में श्याओलियू को इन लड़कियों को संभालना पड़ता है। वैन पीछे पीछे आ जाती है। ड्राइवर तुम्हें अकेले मिल्क टी खरीदते हुए देखता है। तुम्हें निशाना बनाकर गाड़ी को दरवाजे पर रोक देता है। गाड़ी के अंदर के लोग भी तैयारी में जुट जाते हैं। तुम जैसे ही मिल्क टी खरीदकर दुकान से बाहर आते हो, एक बड़ा बोरा अचानक तुम पर फेंक दिया जाता है। पकड़ लिया, जल्दी चलो। चार आदमी बोरे के साथ तेजी से वैन में कूद जाते हैं। श्याओलियू भी नोटिस करता है कि यंग मास्टर को ले जाया गया है। वो चिल्लाता है और तुरंत वैन की तरफ दौड़ता है। एक्सीलरेटर दबाते ही वैन सीधी सड़क पर दौड़ पड़ती है। पीछे रह गए श्याओलियू को धुएं का बड़ा झोंका मिल जाता है। अरे ओ भैया, बहन के साथ चलो ना। कॉपी करने का ऑप्शन दे देना, बहन जरूर भैया को खुश और आरामदायक महसूस कराएगी। लड़की श्याओलियू को पकड़कर रोक लेती है। मैं आराम से हूँ, तुम्हारे बड़ों की ऐसी की तैसी। श्याओलियू एक लात मारकर औरत को दूर फेंक देता है। धत तेरी की, ऐसी घटिया औरत की वजह से यंग मास्टर खो गया। मिस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वैन के अंदर तुम बोरे के भीतर मिल्क टी पी रहे हो। बाहर हो रही हर बात तुम्हें साफ साफ पता है। ये लोग तुम्हें पकड़ रहे हैं तो जरूर कोई मकसद है। तो बेहतर है कि तुम खुद ही साथ दे दो। वैसे भी तुम एक साधक हो, डर किस बात का। वैन कुछ देर और चलती है। एक परित्यक्त फैक्ट्री में प्रवेश करती है। इस समय फैक्ट्री में दर्जनों बॉडीगार्ड इकट्ठा है और बीच में एक हॉट फिगर वाली औरत बैठी है। अब घटकर्ताओं का सरदार सम्मान से कहता है, बॉस, इंसान ले आए हैं। ये सुनकर वो हाई हील्स पर कदम रखते हुए धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ती है। उसकी ठंडी उंगलियां तुम्हारे मासूम गाल को छूती हैं। अफसोस, तुम्हारा नाम मूगे है। औरत शातिर मुस्कान देती है, आंखों में चालाकी भरी है। अचानक हाथ हिलाकर आदेश देती है, बांधो और ले जाओ। कुछ ताकतवर आदमी तुरंत रस्सी लेकर आगे बढ़ते हैं। रुकिए दीदी, तुम बड़ी बड़ी आंखों से मासूमियत से पूछते हो, मुझे क्यों बांध रहे हो? औरत तुम्हारी बात पर हंस पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि कोई तुमसे मिलना चाहता है। छोटे तुम आ भरते हो और अचानक तुम्हारा लहजा बदल जाता है। तुम्हें बेहतर होगा कि मुझे बता दो, वरना मैं तुम्हें ही पकड़ लूंगा। मारोगे मुझे? लेकिन तुम पहले ही उसके सामने खड़े हो, एक मासूम और हानि रहित मुस्कान दिखाते हुए। अब बता सकती हो। औरत दांत खींचती है और फिर भी तुम्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है। एक तेज थप्पड़ की आवाज चारों ओर गूंजती है। वो वहीं पर स्तब्ध रह जाती है। उसके बाएं गाल पर तुरंत एक साफ हाथ का निशान उभर आता है। छोटे कमीने, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। औरत पागलों की तरह एक लात तुम्हारी तरफ मारती है। तुम शरीर झटककर आसानी से बच जाते हो और पलटकर फिर से एक थप्पड़ जड़ देते हो। उस एक थप्पड़ के बाद जो औरत अभी तक घमंडी थी, तुमने उसे सीधे सुअर जैसा बना दिया। अब वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। तभी एक तेज ब्रेक की आवाज सन्नाटा तोड़ती है। एक और समूह बॉडीगार्ड अंदर घुस आता है। आगे आगे एक 2 मीटर लंबा गंजा ताकतवर आदमी है। तुम्हारी पुतलियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। उसके ताकतवर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम हैरानी से देखते हो कि उसके शरीर में एक हल्की और गंदी सी आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है। तुम्हारा दिमाग गूंज उठता है। गुरु ने तो कहा था कि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम है, तो फिर दूसरा साधक कैसे हो सकता है? तुम सोच ही रहे होते हो कि वो 2 मीटर का आदमी व्यंग करता है, बेकार आदमी, एक छोटे बच्चे को भी नहीं संभाल पाए। वो औरत सूजे हुए चेहरे को पकड़कर रोती हुई तुम्हारी तरफ इशारा करती है, जल्दी जल्दी इस बच्चे को पकड़ो। वो ताकतवर आदमी हंसता है और हाथ हिलाता है। उसके पीछे खड़े दर्जनों बॉडीगार्ड तुरंत टूट पड़ते हैं। समझ नहीं आया तो लड़कर ही समझेंगे। तुम हरकत में आते हो। तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज है कि हवा में कई परछाइयां छूट जाती हैं। तुम्हारी मुलायम सी छोटी मुट्ठी एक 6 फुट लंबे आदमी पर पड़ती है। वो आदमी सीधे 2 मीटर दूर जा गिरता है। तुम शेर की तरह भेड़ों के झुंड में घुस जाते हो। सिर्फ 1 मिनट में सारे बॉडीगार्ड जमीन पर सिकुड़ कर पड़े होते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे लड़ना नहीं है। तुम गुस्से में मुंह खुलाकर कहते हो। सामने खड़ा ताकतवर आदमी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, लेकिन वो जल्दी ही ठंडी हंसी हंसता है। छोटे बच्चे, ज्यादा विरोध मत कर, वरना और ज्यादा तकलीफ होगी। ताकतवर आदमी आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारी तरफ बढ़ता है। उसके हिसाब से तुम चाहे कितने भी अजीब हो, उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा से सुरक्षा है। तुम कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो अचानक तेजी से एक बेकाबू बुलडोजर की तरह तुम्हारी ओर झपटता है, लेकिन तुम वहीं खड़े रहते हो, बिल्कुल नहीं हिलते। पल भर में उसका रेत के बोरे जितना बड़ा मुक्का तेज हवा की आवाज के साथ सीधे तुम्हारे चेहरे की ओर आता है। आखिरी क्षण में तुम्हारा पूरा छोटा हाथ मुट्ठी में बदलकर आराम से उसका सामना करता है। दोनों मुक्के टकराते हैं, लेकिन जैसा सोचा था कि तुम उड़ जाओगे, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उस ताकतवर आदमी का चेहरा बदल जाता है। तुम्हारी जबरदस्त ताकत से वो लगातार पीछे हटने लगता है। तुम तिरस्कार भरे चेहरे से कहते हो, मैंने तो सिर्फ 10% ताकत लगाई थी और तुम सह नहीं पाए। दूसरी तरफ उसका दाहिना हाथ जोर से कांप रहा है। उसकी हड्डियां तक टूट चुकी हैं। तुम धीरे से पूछते हो, इसने तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए भेजा है? वो गुस्से से पागल हो जाता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही तुम्हारा शरीर अचानक गायब हो जाता है। अगले ही पल तुम उसके सामने दिखाई देते हो। तुम अपने छोटे पैर से जोरदार लात मारते हो। भारी ताकत से वो विशाल आदमी हवा में उड़ जाता है, जाकर मिट्टी के खंभे से टकराता है और जमीन पर गिरकर बेहाल हो जाता है। अपहरणकर्ता होश में आते हैं, जल्दी से गाड़ी में चढ़ते हैं। हर एक झुक झुक कर तुम्हारी सेवा करने लगता है। गाड़ी के अंदर खतरनाक दिखने वाले अपहरणकर्ता सांस तक लेने की हिम्मत नहीं करते। डरते हैं कि कहीं तुम नाराज होकर एक थप्पड़ में उन्हें खिड़की से बाहर न फेंक दो। मुगी साहब, कोला पियेंगे? ठंडी है। एक मोटा अपहरणकर्ता कांपते हुए तुम्हें कोला देता है। तुम घमंड से उसे लेते हो और उसे समझाना नहीं भूलते। बच्चों का अपहरण करना गैर कानूनी है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी अपहरणकर्ता पसीना पसीना होते हुए सिर हिलाते हैं। आखिरकार गाड़ी मंजिल पर पहुंच जाती है। जैसे ही तुम कार से उतरते हो, वो वैन ऐसे भागती है जैसे भूत देख लिया हो। एक्सेलरेटर पूरी तरह दबाकर पल भर में गायब हो जाती है। क्या मैं इतना डरावना हूं? इतनी तेजी से भाग गए? तुम तुरंत नेविगेशन खोलते हो, डरते हो कि दीदी परेशान ना हो जाए।
जैसे ही तुम पुराने मोहल्ले में कदम रखते हो, लिन शीशी बेचैनी से तुम्हें हाथ हिलाकर बुलाती है, लेकिन जब वो तुम्हारे पीछे किसी को नहीं देखती, उसकी आंखों की चमक तुरंत बुझ जाती है। आगे, तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम जल्दी से समझाते हो, दीदी को अचानक काम आ गया है, वो तुरंत आ जाएंगी। तभी उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जगती है। वो तुम्हारा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर दौड़ पड़ती है। लिफ्ट में तुम उसकी थकान महसूस करते हो। एक छात्रा को ऐसे बिछड़ने का सामना करना पड़े तो कोई भी नहीं सह पाएगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, तेज और चुभने वाली दवा की गंध सीधे चेहरे पर आती है। ड्राइंग रूम में जमीन पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। असंख्य निगाहें तुरंत सर्च लाइट की तरह तुम पर टिक जाती हैं। जब सब देखते हैं कि लिन शीशी एक छोटे बच्चे को लेकर आई है, तो सबके चेहरे वहीं जम जाते हैं। उसका भाई सीधे तुम्हारी ओर उंगली उठाकर डांटता है। इतनी बड़ी मुसीबत में तुम एक बाहरी को लेकर आई हो, वो भी इतना छोटा बच्चा। लिन शीशी की आंखें लाल हो जाती हैं। माँ की हालत इतनी खराब है, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं क्या? आगे की दीदी शायद उम्मीद दे सकती हैं, क्यों ना कोशिश करें। उसके पिता थके हुए चेहरे से हाथ हिलाते हैं। जब डॉक्टर ही कुछ नहीं कर पा रहे तो एक छोटा बच्चा क्या कर लेगा? इसे वापस भेज दो। लिन शीशी की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगते हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं है। तभी पूरे कमरे में छाई निराशा के बीच एक मासूम आवाज गूंजती है, आंटी, अभी बचाया जा सकता है। ये बात शांत माहौल में पत्थर गिरने जैसी लगती है। लिन शीशी अचानक तुम्हारे कंधे पकड़ लेती है। उसकी आवाज भर्रा जाती है, बस मेरी माँ को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आसपास के लोगों की नजरें जटिल हो जाती हैं। नजरों में उम्मीद भी थी और गहरी शंका भी, लेकिन तुम इन नजरों की परवाह ही नहीं करते। तुम्हारा दिमाग तेजी से चल रहा है, सोच रहे हो कि बिना शोर किए कैसे उसे बचाया जाए और अपनी असली ताकत भी उजागर न हो। तभी अचानक तेज दरवाजा खटखटाने की आवाज सन्नाटा तोड़ देती है। सफेद कोट पहने एक बुजुर्ग अंदर आते हैं। वो डॉक्टर ली है। लिन के पिता जैसे जीवन रेखा पकड़ लेते हैं और तुरंत उनके पास जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बीमारी बताने लगते हैं, इस मध्यम आयु के आदमी की मानसिक रक्षा पूरी तरह टूट जाती है। पिछली बार वो बैठ पा रही थी, अब तो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। लिन के पिता खुद को संभाल नहीं पाते और सबके सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। डॉक्टर ली भी बेबस होकर आह भरते हैं और सीधे बेडरूम की ओर जाते हैं। तुम भी अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाते हो, लेकिन तुम्हें रोक दिया जाता है। डॉक्टर मरीज देख रहे हैं, तुम जैसे बच्चे अंदर मत जाओ और परेशानी मत बढ़ाओ। तुम अपनी आंखें घुमाते हो और तुरंत कहते हो, मेरी दीदी मोदू के नंबर 1 अस्पताल की उप निदेशक है, मैं पहले जाकर देख लूं, फिर उन्हें बता दूंगा। ये बड़ा नाम सुनकर वो आदमी सीधे चौंक जाता है। वो कुछ सेकंड हिचकिचाता है और आखिरकार रास्ता दे देता है, लेकिन कहता है, डॉक्टर ली के इलाज में बाधा मत डालना। तुम उसी बात को अनसुना करके चुपके से कमरे में घुस जाते हो, लेकिन कमरे का दृश्य देखकर तुम तुरंत भौं सिकोड़ लेते हो। बिस्तर पर पड़ी लिन की मां का चेहरा राख जैसा है, सांस इतनी कमजोर है कि कभी भी रुक सकती है। डॉक्टर ली ने अभी अपना बॉक्स खोला ही था कि तुम्हारी चेतना पहले ही उसके पूरे शरीर को जा चुकी थी। ये छोटी सी बीमारी तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है, लेकिन अगले ही पल जब तुम देखते हो कि डॉक्टर ली कौन सी दवा और सुई निकाल रहे हैं, तो तुम्हारा चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। दवा गलत है और ये सुई लगाने की विधि तो पूरी तरह गलत है। जैसे ही डॉक्टर ली सुई लगाने वाले होते हैं, तभी उस बेहद नाजुक क्षण में तुम जोर से चिल्लाते हो, रुक जाइए, पहली सुई बिल्कुल भी बाई हुई बिंदु पर नहीं लगानी चाहिए। तुम्हारी इस जोरदार आवाज से डॉक्टर ली गुस्से से फट पड़ते हैं। उन्होंने जिंदगी भर इलाज किया है और आज एक बच्चे से डांट सुननी पड़ रही है। कहां से आया यह ज्ञानी बच्चा? अगर फिर से बकवास की तो बाहर निकाल दूंगा। डॉक्टर ली गुस्से से कांपते हुए जबरदस्ती सुई लगाने के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन ये सुई लग ही नहीं पाती। पता नहीं कब तुम्हारा छोटा सा हाथ उसके कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन डर के साथ महसूस करता है तुम्हारी पकड़ बेहद मजबूत है। उसका हाथ जैसे लोहे की पकड़ में जकड़ गया हो, हिल भी नहीं पाता। तुम्हारे मासूम चेहरे पर गंभीरता छाई हुई है। इलाज करना नहीं आता तो यहाँ दिखावा मत करो। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम्हारी कलाई हल्के से हिलती है और उसे पीछे की ओर धक्का लग जाता है। डॉक्टर ली गुस्से में फटने ही वाले थे कि अगले ही पल उनका पूरा शरीर सख्त हो जाता है, सिर सुन पड़ जाता है। वो देखते हैं कि तुमने चांदी की सुइयों का एक डिब्बा निकाला और उंगली से झटका देते ही सुई ठंडी रोशनी की तरह सीधे लिन की मां के लिंगू बिंदु में जा धंसती है। डॉक्टर ली की आंखें लगभग बाहर निकल आती है। उनकी आवाज कांपती है, ये तो उड़ती सुई से बिंदु भेदन की तकनीक है, तुम्हें ये खोई हुई कला कैसे आती है? तुम मुड़कर मासूम आवाज में कहते हो, आंटी आप डरिए मत, मैं बहुत हल्के हाथ से करूंगा। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम्हारी उंगलियां तितली की तरह चलती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा सुइयों के जरिए लगातार प्रवाहित होती है। 18 सुइयां एक एक करके खतरनाक बिंदुओं पर लगती हैं, लेकिन हर सुई में जीवन शक्ति भरी होती है। पास खड़े डॉक्टर ली पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। ये अद्भुत तकनीक किसी कला से कम नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद तुम मासूम आंखों से पूछते हो, आंटी अब आपको कैसा लग रहा है? लिन की मां के भीगे चेहरे पर अचानक लालिमा लौट आती है। वो हैरानी से अपने पेट को छूती है। बहुत गर्म और बहुत आरामदायक लग रहा है। तुम कागज और पेन उठाकर तेजी से एक नुस्खा लिखते हो और उसे आगे बढ़ा देते हो। डॉक्टर ली पहले तो बस एक नजर डालते हैं, लेकिन अगले ही सेकंड जैसे बिजली गिर जाती है, वो उछल पड़ते हैं। स्नेक हट घास के साथ लौंगन, ये नुस्खा इस तरह भी लिखा जा सकता है। वो अचानक सिर उठाकर तुम्हें देखते हैं, जैसे किसी प्राचीन दैत्य को देख रहे हो। छोटे महान वैद्य, आपके गुरु कौन है? उनका चेहरा लाल हो जाता है। उनका रवैया अत्यंत विनम्र और लगभग विनती जैसा हो जाता है। तुम्हारे दिल में अचानक कसाव आता है। गुरु की पहचान बिल्कुल भी उजागर नहीं की जा सकती। तुम तुरंत सिर को खड़खड़ाहट वाले खिलौने की तरह जोर जोर से हिलाते हो। मेरा कोई गुरु नहीं है। डॉक्टर ली बस किसी तरह अपनी उत्तेजना को दबाते हैं और मुड़कर लिन की मां की जांच करने लगते हैं। जैसे ही वो नाड़ी पकड़ते हैं, वो वहीं चौंक उठते हैं। बंद पड़ी सारी नसें पूरी तरह खुल चुकी हैं। वो उत्साह से कमरे से बाहर भागते हैं और पूरे बेचैन परिवार के सामने जोर से हंसते हैं। सब लोग निश्चिंत हो जाइए, सन मैडम की बीमारी 3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ली बेहद भावुक होकर तुम्हारी ओर इशारा करते हैं। ये सब इस छोटे महान वैद्य की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर लिन परिवार तुरंत आंखों में आंसू भर लेते हैं और उत्साह से बोल भी नहीं पाते। पूरा परिवार तुम्हें 90 डिग्री झुककर प्रणाम करता है और बार-बार तुम्हें खाने के लिए रोकने लगते हैं, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं करते। घर पर वो दबंग दीदी इस समय शायद गुस्से में आग बबूला हो रही होंगी। तुम जल्दी-जल्दी जरूरी सावधानियां बताकर लिन शीशी का हाथ पकड़ते हो और बिना पीछे देखे बाहर भागते हो। जैसे ही तुम सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हो, लिन शीशी अचानक तुम्हें रोकती है। आगे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें लेने कोई नहीं आया? तुम्हारा दिल जोर से धड़का है। क्या ये कह सकते हो कि तुम्हें अपहरणकर्ता छोड़कर गए? तुम तुरंत दिमाग लगाते हो और आंखों में आंसू ले आते हो। दीदी मुझे छोड़कर गई थी, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी आ गई तो वो चली गई। लिन शीशी सच मान लेती है और तुम्हें लेकर चिंता करती है। वो एक टैक्सी रोकती है और तुम्हें घर भेज देती है, लेकिन जैसे ही टैक्सी मुंह परिवार के हवेली के गेट पर रुकती है, वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। हैरानी से सामने के आलीशान घर की ओर इशारा करती है। क्या ये तुम्हारा घर है? तुम डर के मारे पसीने से भीग जाते हो और बार-बार मना करते हो। ऊंची दीवार के चारों ओर एक चक्कर लगाकर तुम साइड गेट से चुपके से अंदर घुस जाते हो। जैसे ही तुम हॉल में कदम रखते हो, एक ठंडी और दबाव भरी आभा
तुम्हें घेर लेती है। ड्राइवर श्याओ लियू कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। तुम्हारी बड़ी बहन मू यूलू चेहरे पर ठंडा गुस्सा लिए जोर से डांट रही है। चोरी से स्पोर्ट्स कार चलाकर यंग मास्टर को ले जाना, फिर उसे आंखों के सामने अपहरण होते देखना, मू परिवार तुम्हें पालता किस लिए है? श्याओ लियू इस समय डर से बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ से निकलो और मोदू से दूर दूसरी बहन के पास जाकर ठीक से सुधारो। जैसे ही तीसरी बहन का नाम सुनता है, श्याओ लियू वहीं ढेर हो जाता है। वो तो गोलाबारी वाला सीमावर्ती इलाका है, वहां जाना मतलब मौत को बुलाना है। मू यूलू उसकी गुहार बिल्कुल नहीं सुनती। जैसे ही उसे पता चला कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, पूरा मू परिवार हरकत में आ गया। आदेश था कि जमीन खोद कर भी तुम्हें ढूंढ निकाला जाए। तभी इस तनाव भरे माहौल में एक तेज और लगातार बजती फोन की घंटी गूंजती है। कॉल करने वाली चौथी बहन मू योयान है। मू यूलू मजबूरी में फोन उठाती है। फोन की दूसरी तरफ से चौथी बहन की खुश आवाज आती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि तुम्हारा अपहरण हो गया, मैंने छोटे भाई को तुम्हारे हवाले किया था, तुम उसकी देखभाल ऐसे करती हो। फोन जोर से कट जाता है। ननफैंग मैंशन और दूसरी तरफ घर में हो रही हर बात से बिल्कुल अनजान तुम अपने छोटे छोटे कदमों से चुपके से हवेली के मुख्य गेट की ओर लौट रहे हो। अचानक एक लाइन में टॉप लग्जरी कारें तेज ब्रेक की आवाज के साथ तुम्हारे सामने रुक जाती हैं। तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है। तुम्हें लगता है सातवीं बहन वापस आ गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अनजान बेहद खूबसूरत महिला बाहर उतरती है। वो एक सलीकेदार वन पीस ड्रेस पहने हुए है, सोने का फ्रेम का चश्मा लगाए हुए है। उसका फिगर बेहद आकर्षक है, लेकिन उसकी आभा मंडल बर्फ जैसा ठंडा है। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे फिर से परेशान मत करो। वो ठंडे स्वर में पीछे खड़े झुके हुए गंजे आदमी को डांटकर हवेली की ओर बढ़ती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम पर पड़ती है, उसकी ठंडी आंखें तुरंत नरम हो जाती हैं। ये किसका छोटा बच्चा है, इतना प्यारा है। वो शालीनता से झुकती है और मुस्कुराकर तुम्हें देखती है। बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हो और पीछे हवेली के गेट की ओर इशारा करते हुए मासूम आवाज में कहते हो, मेरा नाम मूगे है, यही मेरा घर है। हवा जैसे एक पल के लिए जम जाती है। अगले ही पल वो सुंदर महिला जोर से चिल्लाती है और तुम्हें कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। तुम्हारे चेहरे को बार बार अपने गालों से रगड़ती है। तो तुम ही मेरे प्यारे छोटे भाई हो, आओ दीदी तुम्हें अच्छे से प्यार करे। तुम तुरंत दो बड़े पहाड़ों के बीच दब जाते हो और बस ऊं की आवाज निकाल पाते हो। ये दम घुटने वाला एहसास बहुत भारी है। तुम्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता और वो एक हाथ से तुम्हें उठा लेती है। मैं तुम्हारी चौथी बहन मू योयान हूँ, मुझे यान यान दीदी कहो। जैसे ही तुम दोनों गेट के अंदर कदम रखते हो, फिर से एक तेज ब्रेक की आवाज आती है। मू यूलू लगभग गिरते पड़ते कार से बाहर निकलती है और एक नजर में तुम्हें चौथी बहन की बाहों में सुरक्षित देख लेती है। छोटे भाई, तुम यहाँ कैसे? लेकिन मू योयान उसे बिल्कुल मौका नहीं देती। तुम्हें पकड़े हुए ठंडे स्वर में कहती है, सातवीं बहन, हमारे प्यारे छोटे भाई को तुम्हारे हवाले किया था। तुम सच में बहुत भरोसेमंद निकली। ठीक है, मैं गलत थी, मान लिया। अब तुम बड़ी हो, तुम्हारी ही चलेगी। देखते ही देखते रोज दबदबा दिखाने वाली सातवीं बहन तुरंत शांत हो जाती है। तुम अभी ये सब समझ ही रहे होते हो कि दोनों बहनें तुम्हें बाएं और दाएं से पकड़कर प्यार से अंदर ले जाती हैं। तुम सोचते हो कि नीचे सोफे पर जाकर आराम से सो जाओगे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ऊपर की दोनों शैतान बहनें जैसे टेलीपैथी से एक साथ जाग जाती हैं। दोनों आधी नींद में हाथ बढ़ाकर बीच में टटोलती हैं, लेकिन खाली जगह मिलती है। मू यूलू और मू योयान अचानक उठ बैठती हैं और एक दूसरे को देखती हैं। छोटा भाई कहाँ गया? दोनों बिना जूते पहने नंगे पांव ही जल्दी जल्दी नीचे भागती हैं। जैसे ही नीचे पहुंचती हैं, देखती हैं कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह सोफे पर गहरी नींद में सो रहे हो। लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे जम जाते हैं। तुम्हारे गोरे चेहरे पर साफ साफ 2 निशान बने हुए हैं, जैसे आंसुओं की लकीरें। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। मू योयान सबसे पहले बोलती है, सातवीं बहन, तुमने छोटे भाई के साथ क्या किया? मू यूलू तुरंत ठंडी हंसी के साथ जवाब देती है, तुम्हें बोलने की हिम्मत है? जरा अपनी तरफ देखो, तुम्हारी तरफ तो निशान और भी ज्यादा है। अब दोनों पूरी तरह चुप हो जाती हैं, इतनी शर्मिंदगी की जैसे जमीन में घट जाए। जरूर छोटा भाई नींद में इधर उधर घूम रहा होगा। हाँ, नींद में ही हुआ होगा। दोनों तुरंत इस बात पर सहमत हो जाती हैं और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती हैं। सुबह नाश्ते के समय जैसे ही तुम टेबल पर बैठते हो, तुम्हें माहौल बहुत अजीब लगता है। सामने बैठी चौथी और सातवीं बहन मुस्कान छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? किसी तरह समय बीता है। एक बहन मॉर्निंग रन के लिए जाती है, दूसरी कंपनी के लिए निकलती है। तब जाकर तुम आखिरकार आजाद होते हो। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते, तुरंत उठते हो और पीछे के बगीचे की ओर भागते हो। तुम्हें अभ्यास करना ही होगा। इस घर में जहाँ हर बहन किसी राक्षस से कम नहीं, वहां सिर्फ ताकत ही असली सहारा है। इसका साधना करने का तरीका तो और भी अजीब है। दवा खाने के बाद सीधे अभ्यास में बैठ जाता है। नतीजा यह है कि उसके पूरे शरीर के सफेद बाल और भी चमकदार हो जाते हैं और सिर पर एक छोटा सा उभार भी निकल आता है। तुम बिना हिले पूरे सुबह बैठे रहते हो। दोपहर तक जाकर धीरे धीरे आंखें खोलते हो। आंखों में एक सुनहरी चमक झलकती है। उस दवा के बावजूद भी ये साधना की गति कछुए जैसी धीमी है। अब तो ऊर्जा इकट्ठा करने वाला एक विशेष क्षेत्र बनाना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, अभी तुम्हारी शक्ति पर्याप्त नहीं है। लगता है कुछ दुर्लभ खजाने जुटाने पड़ेंगे। तभी तुम्हारी जेब में रखा फोन अचानक कंपन करता है। जैसे ही तुम कॉल उठाते हो, सातवीं बहन की आवाज आती है, छोटे भाई, खाना खाकर चौथी बहन से तैयार हो जाना। आज रात मेरे साथ एक बड़े मौके पर चलना है। बड़ा मौका? क्या ये कोई पार्टी है? तुम उलझन में फोन रख देते हो। जैसे ही तुम छोटे के साथ वापस हॉल में आते हो, सामने का नजारा देखकर तुम्हारा मुंह खुला रह जाता है। हे भगवान, हॉल में तो पार्सलों का पहाड़ लगा हुआ है। ऊंचे ऊंचे डिब्बे डगमगा रहे हैं। छोटा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया। एक सफेद रंग का छोटा सूट निकाल कर रखा जाता है। जैसे ही तुम मुड़ते हो, चौथी बहन मू युवान की आंखों में चमक आ जाती है। इस समय तुम बिल्कुल एक अनमोल रत्न की तरह लग रहे हो। तुम्हारी शान और आकर्षण अलग ही दिख रहा है। ये छोटा भाई कहाँ? ये तो चलता फिरता अमीर खानदान का राजकुमार लग रहा है। वाकई हमारे परिवार के जीन कमाल के हैं। चौथी बहन संतुष्टि से अंगूठा दिखाती है, फिर दरवाजे की ओर स्टाइल से उंगली चटकाती है। अगले ही पल तुम चौंक जाते हो। एक के बाद एक नौकरानियां ट्रे लेकर अंदर आती हैं। उन ट्रे पर चमकते हुए सबसे महंगे गहने रखे हैं, मानो छोटा सा ज्वेलरी शो चल रहा हो। काफी देर तक सजाने संवारने के बाद चौथी बहन आखिरकार सिर हिलाती है। जब तुम ये सब पहन लेते हो, तुम्हारी पूरी शख्सियत ही बदल जाती है। अगर पहले तुम एक अमीर घर के बच्चे लग रहे थे, तो अब एक शाही राजकुमार की तरह दिख रहे हो। दीदी एक फोटो लेती है। क्लिक की आवाज के साथ तुम्हारी बेमिसाल हैंडसम फोटो तुरंत उनके बहनों के ग्रुप में धमाका कर गई। तुम्हें पूरी तरह से तैयार करके चौथी बहन स्टाइल से एक लाइन छोड़ते हुए बोली, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, 10 मिनट में नीचे आती हूँ। लेकिन औरतों की बातें तो झूठ होती हैं। कहा था 10 मिनट, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुमने एनिमेशन के कई एपिसोड देख लिए। पूरे 2 घंटे बीत गए, ऊपर अब भी कोई हलचल नहीं थी। तुम बोर होकर परेशान हो गए। मन में ख्याल आया, दिव्य संवेदना तुरंत फैल गई।
कमरे की हर चीज अचानक साफ दिखाई देने लगी। नजर फर्श को पार करके ऊपर चली गई। तुम दिखना चाहते थे चौथी बहन आखिर क्या कर रही है। तुमने चौथी बहन की तरफ देखा। ऊपर कपड़ों का ढेर पहाड़ जैसा लगा था। साफ था कि वो काफी देर से ट्राई कर रही थी, लेकिन अभी तक तैयार नहीं कर पाई। तुम डर के मारे तुरंत अपनी चेतना वापस खींच ली। गुरु की सीख कानों में गूंज उठी, अनुचित मत देखो, अनुचित मत देखो। तुमने जैसे जैसे एक और घंटा गुजारा, तब जाकर सातवीं बहन तेजी से वापस आई। तुम्हें इस नए रूप में देखकर वो आई और तुम्हारा गाल पकड़कर बोली, भरोसा रखो, 10 मिनट में आती हूँ। तुमने सातवीं बहन के जाते हुए पीठ को देखा। दिल में उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये 10 मिनट सीधे दोपहर तक खिंच गए। तुम तो छोटे कमरे में बोर होकर जैसे उगने वाले थे। आखिरकार तुम्हारी दोनों बहनें बहुत इंतजार के बाद बाहर आईं। उन्हें देखते ही तुम्हारे दिल की सारी नाराजगी खत्म हो गई। चौथी बहन एक प्रिंसेस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। गर्दन पर वो बड़ा सा नीला हीरा बेहद चमक रहा था। सातवीं बहन सफेद ड्रेस में थी। वो ऊंचे दर्जे पर रहने से आई ठंडी और शालीन देवी जैसी आभा थी। एक काली और एक सफेद, ये दोनों परछाइयां जैसे परफेक्ट जोड़ी थी। तुम तीनों लग्जरी कार में बैठे बॉडीगार्ड और नौकरानियों के साथ धूमधाम से सेन परिवार की ओर चल पड़े। बड़ी मुश्किल से भीड़ को पार करते हुए आंखों के सामने का दृश्य अचानक खुला और विस्तृत हो गया। वहां मौजूद सभी लोग जादुई शहर के ऊपरी वर्ग के प्रभावशाली लोग थे। हर एक की पहचान असाधारण थी। इसी समय एक डरावनी आभा सामने से आकर टकराई। एक आदमी ने रास्ता रोक लिया। तुम अपनी सतर्कता बढ़ाने ही वाले थे कि दोनों बहनों ने मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते कहा। अंकल चाओ, नमस्ते। तुम्हारी तनी हुई नसें तुरंत ढीली पड़ गईं। पता चला कि ये पिता के पुराने साथी शेन परिवार के तीसरे मालिक शेन चाओ है। शेन चाओ की नजर दोनों बहनों पर पड़ी और वो जोर से हंस पड़े। तुम दोनों लड़कियां सच में दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हैं। चौथी बहन मुंह युवान ने जल्दी से हाथ हिलाया। अंकल, आप तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद शेन चाओ की नजर आखिरकार तुम पर टिक गई। ये वही बच्चा होना चाहिए जिसे मुंह परिवार ने अभी अभी वापस पाया है। आओ, अंकल तुम्हें गले लगाएं। जैसे ही वो थोड़ा डरावना चेहरा तुम्हारे करीब आने लगा, तुमने स्वाभाविक रूप से आधा कदम पीछे लिया। चेहरे पर साफ इनकार था। शेन चाओ का हाथ हवा में ही रुक गया। उन्होंने सिर खुजाया और खुद पर हंसते हुए बोले, लगता है मेरा चेहरा बहुत डरावना है, जिससे आगे डर गया। शेन चाओ अचानक मुड़े और पीछे की ओर जोर लगाई। बाहर आओ, मेहमानों से मिलो। बात खत्म होते ही एक सफेद ड्रेस पहनी हुई छोटी लड़की धीरे धीरे बाहर आई। करीब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई, चेहरा बेहद सुंदर और नाजुक। हालांकि उम्र ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो पहले से ही एक सुंदर लड़की लग रही थी। मुंह युवान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। छोटी शिनरान तो इतनी लंबी हो गई है, पिछली बार जब देखा था तो बस यहाँ तक थी। चलो उधर जाकर बात करते हैं। शिनरान, तुम छोटे भाई को लेकर पास में खेलो, पापा को जरूरी बात करनी है। शेन चाओ के कहने पर तुम्हें मजबूरन उसके साथ जाना पड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? छोटी लड़की ने अपनी बड़ी चमकदार आंखों से देखते हुए नर्म आवाज में पूछा। तुमने थोड़ी मजबूरी में अपना नाम बताया। मेरा नाम मुगे है, 5 साल और आधा। मेरा नाम शेन शिनरान है। इस साल मैं 7 साल की हूँ। जैसे ही उसने अपना परिचय खत्म किया, तुम्हारा ध्यान पूरी तरह भटक गया। जब बड़े लोग जा चुके थे, तुम एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहते थे। मुड़कर सीधे बाहर की ओर भाग गए। शेन शिनरान अपने छोटे छोटे कदमों से पीछे पीछे दौड़ती रही। तुम अचानक रुक गए। मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। सोचा कि तुम जैसे मध्य स्तर के साधना वाले बड़े साधक कैसे ऐसे बचकाने बच्चों के साथ समय बर्बाद कर सकते हो। इसलिए तुमने एक छोटे बड़े इंसान जैसा व्यवहार बनाया और मुड़कर कहा, मैं बस थोड़ी ताजी हवा लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर बिना पीछे देखे भीड़ में घुस गए। शेन शिनरान गुस्से में पैर पटकती रह गई। आखिरकार उसने गाल फुलाकर अनमने ढंग से पीछा किया। बाहर का माहौल पूरी तरह मिला जुला था। ज्यादातर छोटे व्यापारी थे जो पहचान बनाने आए थे। सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण था मेज पर रखा केक। तुमने कांच की मेज देखी और सीधे जाकर उस पर बैठ गए। शेन शिनरान बेबस होकर तुम्हारे पास झुक गई। उसकी नजरें जैसे किसी एलियन को देख रही हो। तुम्हारे पास उससे बात करने का समय नहीं था। बाएं हाथ में केक, दाहिने हाथ में कोला। तुम ऐसे खा रहे थे जैसे तूफान आ गया हो। तुम्हारा पहले से ही गोल चेहरा और भी ज्यादा गोल हो गया। तुम्हें ऐसे खाते देख शेन शिनरान को अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। क्या ये चीज सच में इतनी स्वादिष्ट है? उसकी बात सुनकर तुम लगभग अटक गए। मुश्किल से क्रीम निकलकर जोर से जवाब दिया, बिल्कुल, केक और कोला दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। शेन शिनरान ने झिझकते हुए एक छोटा सा कौर लिया। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। अरे, कितना ज्यादा मीठा है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इतना कहकर उसने जल्दी से एक घूंट मिनरल वाटर पीकर मुंह साफ किया। पूरे 10 मिनट बीत गए, लेकिन तुम रुके नहीं। आखिरी गिलास कोला पीने के बाद ही तुम संतुष्ट हुए और अपने गोल पेट पर हाथ फेरते हुए धीरे से बुदबुदाए, छोटे पेट भर गया क्या? तुमने तुरंत अपनी आवाज बदलकर पेट की तरफ से जवाब दिया, छोटा पेट भर गया। तुम्हारी इस हरकत ने सीधे शेन शिनरान को हंसा दिया। वो वहीं पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जब तुम आखिरकार मेज से नीचे उतरे तो उसने तुरंत तुम्हारा छोटा हाथ पकड़ लिया और कान के पास आकर धीरे से पूछा, क्या पीछे के आंगन में चलोगे? वहां झूला है, यहाँ से कहीं ज्यादा मजेदार। सिर्फ तिरछा करके सोचा, वैसे भी खा पी कर खाली ही बैठे हो, तो दोनों छोटे बच्चे हाथ पकड़कर हवा की तरह पीछे के आंगन की ओर दौड़ पड़े। आज रात का चांद खास तौर पर चमकदार था। आंगन की लाइटों के साथ माहौल पूरी तरह बन गया। तुम उत्साहित होकर झूले पर चढ़ गए। शेन शिनरान पीछे से जोर लगाकर तुम्हें धक्का देने लगी। तुम्हारा शरीर एकदम से हवा में उठ गया। ठंडी रात की हवा चेहरे से टकराई। तुम खुशी से झूम उठे। खेलते हुए बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद बारी तुम्हारी आई शेन शिनरान को धक्का देने की। तुमने बस हल्का सा जोर लगाया और झूला बहुत ऊंचा झूल गया। मुगे, धीरे करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी चीख सुनकर तुमने तुरंत अपनी ताकत कम कर दी। तब जाकर झूला शांत हुआ। दोनों थक गए तो सीढ़ियों पर साथ बैठ गए और आसमान के चांद को देखते हुए चुप हो गए। शेन शिनरान ने अचानक अपना चेहरा पकड़कर तुम्हारी ओर देखा। मुगे, मेरा स्कूल शुरू होने वाला है, तुम्हारा क्या? स्कूल? तुम पहले तो चौंक गए, फिर से हिला दिया। अभी तो घर आए कुछ ही दिन हुए, स्कूल कैसे जाऊं? ये सुनकर शेन शिनरान के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या, तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? मैं तो 4 साल की उम्र से ही किंडरगार्टन जा रही हूँ, अब तो दूसरी कक्षा में पहुंचने वाली हूँ। शेन शिनरान गर्व से तुम्हारी ओर देख रही थी। उसकी नजरें जैसे किसी अनजान और अनुभवहीन व्यक्ति को देख रही हो। तुम्हारे मन में हलचल हुई और अचानक याद आया, बहन ने कहा था कि सितंबर में स्कूल शुरू होगा। अभी तो अगस्त है, पूरे 1 महीना बाकी है। घर जाकर जरूर बहन से स्कूल के बारे में बात करनी होगी। शुरुआत की रेखा पर बिल्कुल हार नहीं माननी है। जब तुम मन ही मन पढ़ाई की योजना के बारे में सोच रहे थे, तभी एक सांप जैसी ठंडी मंशा ने तुरंत तुम्हें निशाना बना लिया। तुमने लगभग स्वाभाविक रूप से तुरंत शेन शिनरान को खींच लिया और उसका शरीर जोर से ऊपर उछल गया। एक आवाज के साथ कई ठंडी चमकती हुई चांदी की सुइयां तुम्हारी अभी वाली जगह पर आकर धंस गईं। सुई के सिरे पर अजीब नीली रोशनी चमक रही थी। साफ था कि उन पर जहर लगा था। तुम्हारे पास समझाने का समय नहीं था। तुमने जोर से शेन शिनरान को धक्का दिया। बस इसी देरी में शेन शिनरान लड़खड़ाते हुए विला के अंदर भाग गई।
क्योंकि किसी ने सुइयों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, वो इंसान जरूर पास ही था। तुमने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ ली, चेतना लहर की तरह फैल गई, हाथ में छोटी तलवार भी एक आवाज के साथ बाहर आ गई। तुम कदम दर कदम आगे बढ़े, सावधानी से चारों ओर नजर घुमाते हुए। आखिरकार तुम्हारी चेतना ने एक असामान्यता पकड़ ली। एक परछाई छिपकली की तरह सिर के ऊपर पेड़ की डाल से चिपकी हुई थी। मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? 5 साल का इतना छोटा बच्चा मुझे देख सकता है? ये कैसे संभव है? उसकी प्रतिक्रिया देने से पहले ही तुमने पैर से जोर लगाया, एक तेज बैकफ्लिप मारकर पेड़ की डाल पर मजबूती से खड़े हो गए और उसके सामने आकर खड़े हो गए। तुम कौन हो? मुझ पर हमला क्यों किया? तुमने अपनी छोटी तलवार उसकी ओर तान दी। गुरु ने कहा था जो तुम्हें मारना चाहे उसके साथ नरमी नहीं करनी चाहिए। वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में क्रूर चमक आई और तुरंत उसने एक मजबूत खंजर निकालकर तुम्हारे दिल की ओर वार किया। एक आवाज गूंजी। तुम्हारी चाल उससे भी तेज थी। वो साधारण सी दिखने वाली छोटी तलवार पहले ही सीधे उसके दिल को बेच चुकी थी। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, उनमें जीवन की शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो एक 5.5 साल के बच्चे के हाथों हार गया। तुमने तलवार निकाल ली, तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। आखिरकार ये पहली बार था जब तुमने किसी को मारा था। अभी जो हुआ वो पूरी तरह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन तुमने सोचा नहीं था। सच में एक जीवित जीवन छीन लिया गया। तुमने तलवार की नोक से उसका मुखौटा हटाया। वो एक बिल्कुल अनजान मध्यम आयु के आदमी का चेहरा था। कोई सुराग नहीं मिला। तुमने गहरी सांस ली, तुम्हारी आंखें फिर से दृढ़ हो गईं। अगले ही पल तुमने अपनी तकनीक का उपयोग किया। हथेली से एक प्रहार, जलती हुई आत्मा की आग ने तुरंत उसे निगल लिया। कुछ ही सेकंड में वह राख में बदल गया। हल्की हवा चली और वह राख उड़ गई, जैसे वह व्यक्ति कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अभी जो तुम घबराए हुए थे, इस पल तुम बिल्कुल शांत थे। तुमने छोटे हाथ से तलवार पर लगे निशान को शांत भाव से झाड़ दिया। उसी समय बाहर से अचानक तेज और बिखरे हुए कदमों की आवाज आई। तुम समझ गए कि जरूर बहनें आ गई हैं। तुमने पैर हल्का सा उठाया और शरीर तुरंत सीढ़ियों पर लौटाया। तुम जैसे ही खड़े हुए, विला का पिछला दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ जोर से खोला गया। हथियार लिए कई बॉडीगार्ड लहर की तरह आंगन में घुस आए। उनके पीछे पीछे मू युआन, मू युलू और गुस्से से भरे शेन चाओ भी थे। कुछ गड़बड़ होने के कारण उन्होंने पहले वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही तुम उनके पीछे पीछे मू युआन, मू युलू और गुस्से से भरे शेन चाओ भी थे। कुछ गड़बड़ होने के कारण उन्होंने पहले वापस जाने का सुझाव दिया। हालांकि फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही तुम हॉल में बैठे, एक ठंडी नजर अचानक तुम्हारी पीठ पर पड़ी। तुमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारी नजरें ठीक गांव काय से टकराईं। उसने तुरंत नजर हटा ली। साफ था कि गांव परिवार ही साजिश कर रहा था। मंच पर शन परिवार के बुजुर्ग खुशी से चमकते हुए आए। फिर सबसे रोमांचक अमीर परिवारों के उपहार दिखाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैजिकल शहर के ली परिवार ने एक प्रसिद्ध पेंटिंग दी। चेन परिवार ने एक गहरा नीला हीरा भेंट किया। ओयांग परिवार ने 10 स्पोर्ट्स कार और 100 साल पुराना जिनसेंग दिया। अगले ही पल पूरा हॉल शांत हो गया। मैजिकल शहर के मुंह परिवार ने सम्राटी नीली जेड पेंडेंट दिया, एक असली तांग कविता की पांडुलिपि और एक हेलीकॉप्टर। तुम खुद ये सुनकर हैरान रह गए, खुद को रोक नहीं पाए। तुमने पास बैठी सातवीं बहन को हल्का सा खींचा। क्या हमारे घर में हेलीकॉप्टर भी है? मुयुलू ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम कुछ नहीं जानते और सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल छोटे भाई, घर में कई हैं। आमतौर पर सब हेलीपैड पर पड़े धूल खा रहे होते हैं। तुमने देखा नहीं क्या? तुम अचानक समझ गए, साथ ही तुम्हारे सिर में झंझनाहट सी हुई। यही है कि असली शीर्ष अमीर परिवार। घर में आखिर कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता। आगे के उपहार तुम बिल्कुल ध्यान से नहीं सुन पाए। तुम्हारा पूरा दिमाग घर के हेलीपैड और उस रहस्य में योद्धा में उलझा था। भोज खत्म होने पर शेन चाओ के चेहरे पर अपराध बोध था। शेन परिवार के बुजुर्ग तो हंसी रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम अच्छे से समझ रहे थे कि तुम्हारे खिलाफ ये सब अभी शुरू ही हुआ है। शेन परिवार से विदा लेते समय शेन चाओ ने अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से देखा और मजाक में कहा, तुम्हारे घर का ये लड़का मेरी बेटी का दिल ही ले गया। मोयुलू ने भी मजाक को आगे बढ़ाया। तो फिर ठीक है, आगे चलकर बचपन में ही रिश्ता तय कर देते हैं, हम रिश्तेदार बन जाएंगे। ये क्या बात हुई? मैं शेन शिनरान से शादी करूं? मार डालो तब भी नहीं करूंगा। जैसे ही गाड़ी हवेली की ओर बढ़ी, तुमने जल्दी से सातवीं बहन की आस्तीन पकड़ ली और विनती करने लगे, मुझे बचपन का रिश्ता नहीं चाहिए। तुम्हारी ये मासूम हालत देखकर मोयुलू हंस पड़ी, प्यार से तुम्हारे माथे पर हल्का सा थपथपाया। मजाक कर रही थी, हम बहनें बस चाहती हैं कि तुम खुश रहो। हवेली लौटकर नहाने के बाद तुम बिस्तर पर लेट गए, लेकिन दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वही परिचित एहसास फिर से आ गया। चौथी बहन सच में फिर समय पर आ गई। वो आदत के मुताबिक कंबल में घुस गई और तुम्हें पकड़कर चूमने लगी। इसके तुरंत बाद ही तुम्हारे संभलने से पहले ही सातवीं बहन तकिया लेकर अंदर आ गई। एक पल में तुम दोनों बहनों के बीच फंस गए, दोनों तरफ से घिर गए, हिल भी नहीं पा रहे थे, करवट लेना भी मुश्किल हो गया। तुमने धीरे से बात बदलने की कोशिश की, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? मुयुलू ने तुम्हारे गाल पकड़ते हुए लापरवाही से जवाब दिया, तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छे किंडरगार्टन में कर दिया है। किंडरगार्टन? तुम लगभग एक घूंट में ही उगल देते। एक महान साधक होकर मिट्टी में खेलना? मुझे किंडरगार्टन नहीं जाना, मुझे प्राइमरी स्कूल जाना है। मुयोयान तुरंत समझाने के मोड में आ गई, नहीं, बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो आगे पढ़ाई बहुत कठिन होगी। तुम्हें हंसी भी आ रही थी और रोना भी। तुम्हारी साधना के स्तर पर तो तुम्हारी याददाश्त इतनी तेज थी कि प्राइमरी क्या, मिडिल स्कूल का पाठ्यक्रम भी तुम उल्टा सुना सकते थे। किंडरगार्टन से बचने के लिए तुम्हें मजबूरन नखरे और मासूमियत दिखानी पड़ी। दोनों बहनों की गोद में लिपटते लिपटते आखिरकार उन्होंने मान लिया, कल अगर तुम पहली कक्षा के सवाल हल कर पाए तो तुम्हें किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा। रात गहरी हो गई। पास में आती जाती सांसों की आवाज के बीच तुम धीरे से बिस्तर से निकले, चुपके से चलते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। आखिरकार आजादी मिल गई। तुम सातवीं बहन के कमरे में बैठ गए। एक ही बार में 2 साधना की गोलियां निकल लीं और तुरंत ध्यान की अवस्था में चले गए। शरीर के चारों ओर हल्की रोशनी घूमने लगी। अगली सुबह मुयुलू और मुयोयान नींद से जागे। आंख खोलते ही दोनों ने खुद को अस्त व्यस्त हालत में एक दूसरे के साथ पाया। वो झिझक इतनी ज्यादा थी कि जैसे जमीन में गड्ढा खोद लें। मैं जाकर तैयार होती हूँ। मुयोयान घबराकर वहां से भाग गई। मुयुलू ने चारों ओर देखा, तब जाकर पता चला कि तुम पहले ही वहां से जा चुके थे। इस समय तीसरी मंजिल पर साधना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इस रात की साधना का परिणाम अच्छा था। पूरी ताकत पाने के लिए अब उपकरणों की जरूरत थी। तुम्हें अचानक समझ आया कि केवल ऊर्जा का उपयोग करना सही नहीं है, ऊर्जा को हथियार पर लगाना ही असली तरीका है। तुमने तय किया कि पहले एक साधारण तलवार कला का अभ्यास करोगे। तैयार होकर तुमने अपने स्टोरेज रिंग से एक छोटी तलवार निकाली और उत्साह से नीचे भागे।
डाइनिंग टेबल पर दोनों बहनें खाने के लिए तैयार थीं। तुम्हारे हाथ में चमकती हुई चीज देखकर सातवीं बहन मुंह यूलू की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। छोटे भाई, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने सिर खुजलाया और अपने मोटे छोटे हाथ से अचानक तलवार बाहर निकाल ली। 2 उंगलियों जितनी लंबी चांदी की तलवार का ब्लेड बेहद लचीला था। एक नजर में ही पता चल रहा था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। मुंह यूलू तुरंत गुस्से में आ गई। इतना खतरनाक हथियार क्या बच्चे खेल सकते हैं? उसी समय चौथी बहन मुंह योयान ने तुरंत बात संभाली। सातवीं बहन, घबराओ मत। ये मैंने खास तौर पर खरीदा हुआ नकली खिलौना है। इसमें धार नहीं है। किसी को मारो तो भी कुछ महसूस नहीं होगा। हालांकि चौथी बहन तुम्हारा साथ दे रही थी, लेकिन सातवीं बहन साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं थी। वो उठ खड़ी हुई और तुम्हारे हाथ से ये चीज छीनने लगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तुम्हारी साधना का खजाना है। इसलिए विला के अंदर एक पीछा करने का दृश्य शुरू हो गया। तुम अपने छोटे छोटे कदमों से लिविंग रूम में दौड़ने लगे। जैसे ही पकड़े जाने वाले थे, तुमने तुरंत उसे उठाया और गहरी नींद में सो रहे छोटे को लेकर सीधे पीछे के आंगन की ओर भागे। घर के अंदर मुंह यूलू हांफते हुए बैठ गई। मुंह योयान ने अचानक एक बड़ी खबर दी। ग्रुप में कहा गया है कि पांचवी बहन वापस आने वाली है। मुंह यूलू चौंक गई। वो पांचवी बहन जो मनोरंजन जगत की बड़ी स्टार है और कई पुरस्कार जीत चुकी है, वो घर आने के लिए अपने सारे काम छोड़ रही है। लगता है बहनें तुमसे मिलने के लिए सच में पूरी कोशिश कर रही हैं। उसी समय पिछवाड़े के बगीचे में छोटा एक गोली निकलकर लुढ़क कर फिर से गहरी नींद में सो गया। उसका गोल मटोल पेट किसी बर्फ के गोले जैसा लग रहा था। और तुम उस समय कठिन प्रशिक्षण कर रहे थे। लात, वार, उठाना, बिंदु पर प्रहार, झाड़ना, सबसे बुनियादी तलवार के वारों को मशीन की तरह हजारों बार दोहराया। तुम्हारा मासूम चेहरा पसीने से भीग गया, कलाई दर्द से लगभग सुन्न हो गई, लेकिन तुम्हारी आंखें तलवार से भी ज्यादा तेज थीं। आखिरकार तुमने लंबी सांस ली और पद्मासन में बैठकर ऊर्जा वापस आई। समय देखा तो खाना खाने का समय करीब था। तुम वापस विला में आए। दोनों बहनें शतरंज खेल रही थीं। तुमने छोटे को एक कोने में रख दिया, नहा धोकर कपड़े बदल लिए और आत्मविश्वास से शतरंज के पास पहुंचे। तुम्हारे छोटे मोटे हाथ ने जोर से मेज पर थपकी दी, पूरा रौब दिखाते हुए। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। दोनों एकदम हैरान रह गई। तुम्हें याद दिलाना पड़ा कि कल कहा था अगर पहली कक्षा के सवाल हल कर लिए तो किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा। दोनों बहनों को बात याद आ गई और तुरंत किसी से हिंदी और गणित के प्रश्न पत्र प्रिंट करवाए। माहौल अचानक गंभीर हो गया। प्रश्न पत्र मेज पर रखे गए। तुम बीच में बैठे और दोनों तरफ दोनों खूबसूरत बहनें खुद निगरानी करने लगी। उनके मन में पहले से ही एक योजना थी। तुमने सामने रखे आसान सवालों को देखा और होठ ऊपर उठ गए। ये पहली कक्षा का पेपर तुम्हें बिल्कुल मुफ्त के अंक जैसा लग रहा था। परीक्षा शुरू हुई। पहला पेपर गणित का था। जैसे ही तुमने देखा तुम्हारी आंखें भड़कने लगी। 5+3 कितना होता है? चित्र में कितने सेब हैं? ये कैसी परीक्षा है? ये तो जैसे तुम्हारी बुद्धि का मजाक उड़ाना था। तुम्हारा मन हुआ कि पेपर फाड़ दो, लेकिन दोनों बहनें तुम्हें देख रही थीं। उनकी नजरों में ये डर था कि शायद तुम नहीं कर पाओगे। उनके कुछ कहने से पहले ही तुमने लिखना शुरू कर दिया, तेजी से। तुमने बिना सोचे हर 2 मिनट में पूरा पेपर भर दिया। फिर बिना रुके तुमने सिर झुकाया और हिंदी के पेपर पर तेजी से लिखना शुरू कर दिया। दोनों बहनें पूरी तरह हैरान रह गईं। वे चुपचाप तुम्हारी लिखावट को देखती रहीं। तुम्हारी लिखावट इतनी सटीक थी जैसे छपी हुई हो। दोनों पेपर पूरे हुए, पूरे अंक, फिर से पूरे अंक। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हैरानी से कहा, कमाल है। सातवीं बहन ने तुम्हें अंगूठा दिखाया। तुम्हारे मन में हल्की चिंता हुई, क्या मैंने ज्यादा दिखा दिया? लेकिन चौथी बहन मुस्कुराई। उसने तय किया कि तुम्हें किंडरगार्टन नहीं भेजा जाएगा, सीधे पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। तुम खुशी से जैसे उछल पड़े। अब तुम्हें उन नाक बहाने वाले बच्चों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दोपहर का खाना खत्म हुआ, एक नया डर आ गया। दोपहर में दोनों बहनों ने कहा कि वे तुम्हें घुमाने ले जाएंगी। तुमने सोचा था कि वो बच्चों वाला साधारण खेल का मैदान होगा, लेकिन वहां पहुंचकर तुमने देखा कि सामने रखा था तुम्हारे सामने सब कुछ कठिन और अंतिम स्तर की चुनौतियां थी। फ्री फॉल टावर, रोलर कोस्टर, बड़ा झूला, कुछ भी कम नहीं था। तुम एक पल के लिए चौंक गए और मन ही मन शिकायत करने लगे, क्या इन दोनों को याद नहीं कि तुम अभी सिर्फ 5 साल के हो? हालांकि तुम्हें लगा कि वे थोड़ा ज्यादा ही कर रही हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब तो बस छोटी छोटी चीजें थी। शारीरिक साधना तुम पहले ही कर चुके थे, इसलिए तुम्हें कोई डर नहीं था। लेकिन तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारी तरह शांत नहीं थी। ऊपर जाने से पहले तो वे बिल्कुल आराम में दिख रही थी। नीचे उतरते ही हालत खराब हो गई, दीवार पकड़कर उल्टी करने लगी। बाद में जब आराम कर रहे थे, तुमने उन्हें पांचवी बहन के बारे में बात करते सुना। उनकी आवाज में थोड़ा गर्व था। तुम्हारे मन में तुरंत जिज्ञासा पैदा हुई, पांचवी बहन आखिर बाहर क्या करती है? मुयुलू के चेहरे पर मुस्कान आई, आवाज में थोड़ा दिखावा था, तुम नहीं जानते? पांचवी बहन एक बड़ी स्टार है। उसने कई फिल्में की हैं और कई एल्बम भी निकाले हैं। उसके फैंस उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाते हैं। रात को खाना खाने के बाद तुमने एक पल भी देरी नहीं की और तेजी से अपने कमरे की ओर भागे। दरवाजा बंद करते ही तुमने मन ही मन कसम खाई कि इस बार किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दोगे। दरवाजा अच्छे से बंद होने की पुष्टि करने के बाद तुमने सावधानी से वो पत्थर निकाला और जल्दी से उड़ने वाली तलवार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। पर इस बार तुम पहले से तैयार थे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझौता न करने का निश्चय किए हुए। तुमने सिर झुकाकर हाथ में पकड़े पत्थर को देखा। दिल में थोड़ा अपराध बोध भी था, लेकिन तुम्हें मजबूर होकर दिल कठोर करना पड़ा। तुम मन ही मन आह भरते हुए बोले, माफ करना दीदियों। गुरुजी ने पहले ही समझा दिया था कि साधना की बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। दिन एक एक करके बीते गए। मुयुलू लगभग हर दिन एक जैसी दिनचर्या में व्यस्त रहती थी। कंपनी और मुंह परिवार की हवेली के बीच भागदौड़ करती रहती थी। और चौथी दीदी मानो किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में फंसी हुई थी। अक्सर कई कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चलता था। और तुम भी खाली नहीं बैठे थे। हर दिन सिर झुकाकर साधना में लगे रहते, गोलियां बनाने और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देते रहे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पहली उड़ने वाली तलवार आखिरकार बनकर तैयार हो गई। कई बार परीक्षण करने के बाद उसकी उड़ान का असर तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकला। शाओ हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ साधना करता था और ऊपर से तुम अक्सर उसे कीमती चीज दान खिलाते रहते थे। एक दिन किसी सुनसान जगह पर तुमने खास तौर पर उसे अपनी ताकत दिखाने को कहा। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ उसका शरीर आंखों के सामने तेजी से फूलने लगा। पल भर में वो कई मीटर ऊंचा विशाल दैत्याकार राक्षसी जानवर बन गया। उसके नुकीले दांत बेहद डरावने और रौबदार थे। उसकी क्रूरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। तुमने संतुष्टि से उसके बड़े सिर पर थपथपाया। दिल में एक ऐसा उपलब्धि का एहसास था जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। इसके बाद तुम फिर से साधना में जुट गए। दिन सामान्य रूप से गुजरते रहे। फिर एक दिन दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद तुम स्कूल के गेट पर काफी देर तक इंतजार करते रहे।
लेकिन हैरानी की बात थी कि तुम्हें लेने कोई नहीं आया, जिससे तुम्हारे मन में शक पैदा होने लगा। क्या दोनों दीदियां सच में तुम्हें भूल गई थी? तभी जब तुम सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए, एक गाड़ी आकर रुकी। उसकी नजर तुम पर पड़ी, उसकी आवाज विनम्र थी और उसमें हल्की सी इज्जत भी झलक रही थी। क्या तुम मूंगे हो? तुमने सिर हिलाया और उलझन भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। उसने कहा कि मुझे आपको रात का खाना खिलाने ले जाने के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही तुम्हारे दिल में तुरंत सतर्कता की लहर उठ गई। इतना घटिया बहाना बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहते हैं? क्या मजाक है? तुम भला इस पर यकीन करोगे? तुमने फोन उठाकर मुंह यूलू का नंबर मिलाया और लापरवाही से पूछा, कोई कह रहा है कि उसे तुमने मुझे लेने भेजा है। ये बात झूठ तो नहीं है ना? मुंह यूलू की आवाज में थोड़ी थकान थी, लेकिन उसका लहजा बहुत पक्का था। हाँ, ये मैंने ही इंतजाम किया है, इनके साथ चले जाओ। तब जाकर तुमने बेबसी में सिर हिलाया, कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गए। अभी तुम ठीक से बैठे ही थे कि तुम्हारी नजर सीट पर पहले से बैठी एक चश्मा पहने औरत पर पड़ी। हालांकि चश्मे ने उसका आधा चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसके नैन नक्शे फिर भी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तुमने एक नजर में समझ लिया कि ये दीदी जरूर बहुत बड़ी सुंदरता होगी। पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं कहा। कार में सिर्फ इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। ये खामोशी तुम्हें थोड़ा असहज कर रही थी, इसलिए तुमने सिर घुमाकर बाहर का नजारा देखने का नाटक किया। पूरी कोशिश कर रहे थे कि खुद को बहुत गंभीर दिखा सको। सच कहें तो तुम्हारे दिल में पहले ही घबराहट शुरू हो चुकी थी। आखिर ये बर्फ जैसी ठंडी दीदी कौन थी? गाड़ी एक मशहूर बारबेक्यू रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकी। तुम सब गाड़ी से उतरकर एक अलग प्राइवेट कमरे में चले गए। अभी तुम बैठे ही थे कि खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, दीदी आप हमेशा चश्मा लगाकर अपना चेहरा क्यों छिपाती रहती हो? उसने फिर भी सीधे जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर वो तुमसे इधर उधर की बातें करने लगी। कुछ देर बाद उसने अचानक तुम्हारे अतीत के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तुमने भी कुछ नहीं छिपाया और बचपन से लेकर अब तक की अपनी कहानी संक्षेप में बता दी। कैसे तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने छोड़ दिया था, फिर दादाजी ने तुम्हें पाला, बाद में दादाजी के गुजर जाने के बाद तुम्हें भीख मांगकर जिंदगी चलानी पड़ी, फिर आखिर में मुंह यूं तुम्हें वापस ले आई। तुम्हारी बात खत्म होते ही अभी तक बेहद ठंडी और घमंडी दिखने वाली औरत के कंधे अचानक हल्के हल्के कांपने लगे। तुम हैरान रह गए। मंद रोशनी में तुमने धुंधला सा देखा कि वो उसके चश्मे के पीछे से आंसू पहले ही बह चुके थे। तुमने भौहें सिकोड़ते हुए खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठे, दीदी आपको क्या हुआ? क्या कहीं तबीयत खराब है? वो फिर भी कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। फिर जल्दी जल्दी प्राइवेट कमरे के वॉशरूम की ओर चली गई। उसकी पीठ में साफ घबराहट झलक रही थी। वॉशरूम का दरवाजा बंद करते ही उसने आखिरकार सावधानी से अपना चश्मा उतार दिया। चश्मे के पीछे छिपा चेहरा पूरी तरह सामने आ गया। अगर कोई बाहरी इंसान उसे देख लेता तो जरूर दंग रह जाता। ये औरत असल में चीन की सबसे मशहूर टॉप महिला स्टार मू कांगचुन थी और वही तुम्हारी पांचवी दीदी भी थी। उसने सिर झुकाकर शीशे में खुद को देखा और गहरी सांस ली। फिर बड़ी मुश्किल से अपने दिल को शांत किया। दिल के अंदर उमड़ती जटिल भावनाओं को जबरदस्ती दबा लिया। जब वो दोबारा कमरे में लौटी तो फिर से वैसी ही शांत और बेफिक्र दिखने लगी। खाना खत्म होने के बाद ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो मू तांगचुन तुम्हारे साथ नीचे नहीं उतरी। उसने धीमी आवाज में बॉडीगार्ड को तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाने का आदेश दिया और खुद अब भी चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। दरवाजे पर खड़े होकर तुम दूर जाती हुई लाल बत्ती को देखते रहे। तुम्हें बिना वजह कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उधर कार के अंदर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राइवर खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, आपने छोटे मालिक से अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? मू तांगचुन कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं मानो बर्फ जम जाए। अभी सही समय नहीं आया है। छोटा भाई 5 साल तक बाहर भटकता रहा है। कुछ दिनों बाद उसका जन्मदिन आने वाला है। घर लौटने के बाद ये उसका पहला जन्मदिन होगा। मैं सिर्फ उसे घर की गर्माहट महसूस नहीं कराना चाहती, बल्कि पूरी दुनिया से उसका जन्मदिन मनवाऊंगी। जिन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई है उनसे मैं हर चीज का 10 गुना बदला लूंगी, चाहे वो क्योटो का मुंह परिवार ही क्यों ना हो। कोई भी बच नहीं पाएगा। वो मन ही मन बोला, वो छोटा बच्चा सच में बिल्कुल लापरवाह है। ड्राइवर थोड़ी देर रुका, फिर बोला, सुना है क्योटो के म्यू परिवार ने पहले ही योद्धा विशेषज्ञों को मोदू में भेज दिया है। हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए? उसकी आंखों में अचानक ठंडी चमक कौंधी और वो हल्का सा मुस्कुराई। योद्धा होने से क्या होता है? क्या सिर्फ उनके पास ही है? अगर उन्होंने हद पार करने की हिम्मत की तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि उनमें से कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और बेहद तेज थी। इतना कहकर उसने फिर से अपना चश्मा पहन लिया, सीट पर टिक गई और ड्राइवर की तरफ हल्का सा सर हिलाया। उसी समय तुम जैसे ही घर पहुंचे और अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर के अंदर काफी हलचल थी। दोनों बड़ी बहनों के अलावा ब्याओ अंकल और कुछ गंभीर चेहरे वाले चाचा भी मौजूद थे। हर किसी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक चाचा ने भौहें सिकोड़ रखी थी। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। ओल्ड म्यू सच में जिद्दी है। इतनी उम्र हो गई फिर भी खुद मोर्चे पर डटा रहा। तुम्हारे दिल में अचानक घबराहट सी हुई। कुछ गलत लगने लगा। तुम तुरंत ऊपर भागे, कमरे का दरवाजा बंद किया और दिव्य चेतना का इस्तेमाल किया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। कल रात की लड़ाई में पिता खुद सेना की अगुवाई करते हुए आगे बढ़े थे। हालांकि उन्होंने दुश्मनों को पीछे हटा दिया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, रात में उन पर चोरी से हमला भी हुआ, जिससे उनकी चोट और बढ़ गई। अब वो क्योटो में इलाज करवा रहे हैं। चौथी बहन की आंखें लाल थीं, उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। ये लोग बहुत ही नीच हैं। उन्होंने पिता पर हमला करने के लिए योद्धाओं को भेज दिया। उन्हें तो शर्म भी नहीं आई। ब्याम अंकल इस समय मुट्ठियां भींचते, दांत पीसते हुए एक एक शब्द बोल रहे थे। हम भाई लोग उस समय लाशों के ढेर से निकले थे। हमारी जानें तो जैसे उठाई हुई थी। हमने अपनी जान बहुत पहले ही बड़े भाई को सौंप दी थी। अब बड़े भाई पर किसी ने छिपकर हमला किया है, मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? पिता के घायल होने की खबर के बाद पूरी रात तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। नींद नहीं आई। तुम्हारी ताकत अभी इतनी कमजोर थी कि हंसी आती थी। तुम घर की बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहे थे। काश तुम्हारी शक्ति जल्दी बढ़ जाती। सच में बहुत बेचैनी हो रही थी। शियान दाओगुआन, अचानक तुम्हें कुछ याद आया। आधी रात होने पर तुमने मेज पर जल्दी से एक चिट्ठी छोड़ दी, फिर खिड़की खोलकर रात के अंधेरे में हल्के से छलांग लगा दी। लान आंटी हमेशा की तरह तुम्हारे कमरे में आई, लेकिन देखा कि कमरा पूरी तरह खाली था। वहां कोई नहीं था। वो तुरंत घबरा गई और जल्दी जल्दी तुम्हें ढूंढने लगी। तभी उनकी नजर मेज पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर देखा और चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पहले ही पल में वो चिट्ठी लेकर जल्दी से मुंह यूलू के पास पहुंची। मुंह यूलू ने चिट्ठी खोली। ऊपर लिखावट भले ही बचकानी थी, लेकिन लहजा हल्का था। दीदी, मैं दोस्त के पास खेलने जा रहा हूँ, चिंता मत करना, रात तक घर लौट आऊंगा।
वो कुछ सेकंड तक चिट्ठी को देखती रही। उसके चेहरे पर जरा भी राहत नहीं थी। वो धीमे से बुदबुदाई, चिंता ना करो तो क्या करूं। उधर दूसरी तरफ तुम पहले ही शानयू दाओगवान पहुंच चुके थे। अंदर जाते ही तुमने फिर वही चालाक आंखों वाला बूढ़ा दाओवादी देखा जो वहां इधर उधर घूम रहा था। तुम जल्दी से उसके पास दौड़कर गए। बाबा जी, क्या आप बता सकते हैं कि शानयून दाओझांग की रसायन भट्टी कहाँ है? बूढ़े दाओवादी ने भौं उठाई और शक भरी नजरों से तुम्हें देखते हुए कहा, पिछली बार क्या तुम उसे खरीद कर नहीं ले गए थे? उसकी बात सुनकर तुमने हल्के से सिर हिलाया और गंभीरता से समझाया, मजाक मत कीजिए, वो तो बस नकली सामान था। असली रसायन भट्टी कहाँ है, कृपया मुझे बताइए। बूढ़े दाओवादी ने आंखें सिकोड़ ली, सिर हिलाया और अनसुना करने का नाटक करने लगा। तुमने बिना कुछ सोचे सीधे 5,000 रुपए निकाल लिए। आप मुझे बस बता दीजिए कि वो कहाँ है, ये सारे पैसे आपके हैं। बूढ़े दाओवादी ने एक नजर डाली और फिर भी सिर हिलाकर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं हिला। जब प्यार से बात नहीं बनी तो तुमने तुरंत दाम बढ़ा दिए, तो फिर 10,000 कैसे रहेंगे? लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और तुम्हारी जिद को पूरी तरह अनसुना कर दिया। अच्छा, जब नरमी काम नहीं आई तो अब सख्ती ही करनी पड़ेगी। तुमने अचानक जोर से ठंडी हुंकार भरी, शरीर के अंदर की साधना शक्ति बाहर फूट पड़ी, तेज ऊर्जा के झटके से जमीन की धूल तक उड़ने लगी। बूढ़े दाववादी का चेहरा तुरंत बदल गया, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। इसके बाद घबराहट साफ दिखाई देने लगी। वो जल्दी जल्दी हाथ हिलाने लगा, अरे आराम से बात करो, आराम से बात करो। उसका रवैया नरम पड़ गया। तुमने भी अपनी शक्ति वापस समेट ली और वहीं खड़े रहे, लेकिन क्योंकि तुमने जरूरत से ज्यादा ताकत लगा दी थी, तुम्हारे पैरों के नीचे की पत्थर की ईंटें सीधे धंसकर गहरे गड्ढे में बदल गईं। बूढ़े दाववादी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दिया। उसे समझ आ गया कि वो तुम्हें रोक नहीं सकता। आखिरकार उसने बेबसी में लंबी सांस छोड़ी, बेटा, तुम नहीं जानते कि ये जगह कितनी असाधारण है। इसके बाद उसने गंभीर आवाज में धीरे धीरे कहना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले इस इलाके में राक्षसों और दैत्यों का आतंक था। चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। एक क्रूर सर्प दानव इस जगह पर कब्जा किए हुए था और अनगिनत जीवों का नरसंहार कर रहा था। बाद में युन पूर्वज यहाँ आए। वो ये सब देखकर चुप नहीं रह सके और उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उस सर्प दानव से लगातार 3 दिन तक 3 रात तक युद्ध किया। आखिर में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। सर्प दानव को सील करने के लिए पूर्वज ने अपने शरीर को ही बलिदान बना दिया और यहीं एक मोहर स्थापित की। उसके बाद इस पर्वत श्रृंखला का नाम होंग यून पर्वत रखा गया। ये सब पूर्वज के महान योगदान की याद में किया गया था। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी और तुमने उसे तेज नजरों से घूरते हुए पूछा, तो इसका मतलब असली रसायन भट्टी पीछे वाले पहाड़ में है? बूढ़े दाववादी का दिल जोर से धड़क उठा। उसके चेहरे पर तुरंत पछतावा छा गया। गलती से मुंह से निकल गया। अंदर की बातें सचमुच पहाड़ के नीचे वाले ताओवादी की कही बातों जैसी ही थी। सब कुछ उसी गुरु और विशाल सर्प के बीच हुई भयंकर लड़ाई की कहानी थी। पत्थर की दीवार के पास चुपचाप 2 किताबें रखी थी, साथ में एक पहचान की पट्टी और एक जेड का घड़ा भी रखा था। तुम पास जाकर ध्यान से देखने लगे। किताबों में कुछ साधना की गुप्त तकनीकें लिखी थी, लेकिन उनका तरीका तुम्हारी साधना से बिल्कुल अलग था। और उस जेड की पट्टी पर एक वो शब्द खुदा हुआ था। जेड के घड़े के नीचे एक चिट्ठी दबी हुई थी। तुमने सावधानी से उसे खोला, तभी पता चला कि वो जेड की पट्टी वूदान संप्रदाय की पहचान थी। और उस जेड के घड़े में असल में जन्मजात आध्यात्मिक द्रव भरा हुआ था। गुरुजी ने कभी कहा था कि जन्मजात आध्यात्मिक द्रव आमतौर पर सिर्फ पवित्र दिव्य स्थानों पर मिलता है और उसके प्रभाव स्वर्ग को चुनौती देने जैसे होते हैं। तुम्हारे लिए ये घड़ा मानो सूखे में बारिश जैसा था। तुमने बिना देर किए पूरा द्रव एक ही सांस में पी लिया। अगले ही पल तुम्हारे शरीर के भीतर अचानक भयानक ऊर्जा विस्फोट होने लगा। इसके साथ आई असहनीय पीड़ा ने तुम्हें सीधे घुटनों पर गिरा दिया। तुम दांत भींचकर उस दर्द को सहते रहे जो जन्मजात आध्यात्मिक द्रव तुम्हारे शरीर में मचा रहा था। जब तुम लगभग बेहोश होने वाले थे, तभी ये शरीर फाड़ देने वाली पीड़ा आखिरकार शांत हुई। उसके बाद पूरे शरीर में पहले कभी महसूस न हुई सुखद ऊर्जा फैल गई। तुमने पद्मासन लगाकर अपनी शक्ति को स्थिर किया और हैरानी से पाया तुम्हारी ताकत सचमुच बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। इसके बाद तुम कीमियागार भट्टी के पास गए। तुम सोच रहे थे कि इसे उठाकर तुरंत निकल जाओगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी तुम इसे हिला तक नहीं पाए। तुमने पूरी जान लगा दी और अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आखिरकार तुमने कीमियागार भट्टी को उठा लिया। उसी समय भट्टी के नीचे से एक छोटा सांप बाहर निकला। फिर उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा और आखिर में वो 20 मीटर से भी लंबा विशाल सर्प बन गया जो पूरी गुफा में कुंडली मारकर बैठ गया। तुमने पहली बार किसी दैत्याकार राक्षसी जीव को देखा था। तुम वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। वो विशाल सर्प अचानक इंसानों की भाषा में बोल पड़ा और तुम्हारी ओर देखकर ठंडी हंसी हंसा। छोटे बच्चे, मुझे इस मोहर से आजाद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। विशाल सर्प ने अपना शरीर हिलाया और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कान गूंज उठे। शियान युन, मैंने नहीं सोचा था कि ये राजा फिर से इस दुनिया में लौट पाएगा। छोटे बच्चे, क्योंकि तुमने मुझे आजाद किया है, तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए ये राजा तुम्हें खा जाएगा। ये कहते ही वो अचानक तुम्हारी ओर झपटा। तुमने उसकी जानलेवा चोट से मुश्किल से बचाव किया। ये छोटा बच्चा असल में साधक निकला। विशाल सर्प ने हैरानी से तुम्हें देखा, लेकिन उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। साधक हो तो क्या हुआ, तुम जैसे लोगों का मांस सबसे स्वादिष्ट होता है। ये कहकर वो फिर से तुम्हारी ओर झपटा। तुम फुर्ती से उसके हमले से बच गए। मौका देखकर तुमने अपनी उड़ने वाली तलवार उसकी देह के किनारे पूरी ताकत से घोंप दी, लेकिन तुम्हारी बेहद तेज उड़ने वाली तलवार सिर्फ उसकी चमड़ी पर हल्का सा निशान ही बना सकी। उसकी रक्षा शक्ति बहुत ही भयानक थी। उधर सर्प दानव भी बेहद चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा साधक भी उसे घायल कर सकता है। अब वो सतर्क हो गया। वो दूर कुंडली मारकर बैठ गया और सीधे मुंह खोलकर काले रंग का द्रव उगल दिया। उस द्रव में भरी विनाशकारी शक्ति को महसूस करते ही तुम्हारे दिल में डर की लहर दौड़ गई। अगर वो हमला तुम्हें लग जाता तो शायद तुम्हारा अंत हो जाता। तुम तुरंत तेजी से हटकर उस वार से बच गए। उसके द्वारा छोड़ी गई शक्ति देखकर तुम्हें साफ समझ आ गया तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब लड़ नहीं सकते तो तुरंत भाग निकलो। यही गुरुजी ने तुम्हें जिंदा रहने का नियम सिखाया था। तुम उड़ने वाली तलवार पर सवार होकर बिना पीछे देखे दूर की ओर तेजी से भाग निकले। सर्प दानव पीछे से लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। उसके मुंह से लगातार काला द्रव तुम्हारी ओर फेंका जा रहा था। हालांकि तुम बहुत तेजी से बच रहे थे, फिर भी उस द्रव की कुछ बूंदें तुम्हारे शरीर पर पड़ गईं और तुम्हारे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति भी आंखों के सामने तेजी से खत्म होती जा रही थी। नहीं, अगर ऐसे ही भागते रहे तो पूरी तरह थक कर मर जाओगे। तुमने तुरंत फैसला किया, उड़ने वाली तलवार को अचानक रोक दिया और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। विशाल सर्प जोर से हंस पड़ा। छोटे बच्चे, आखिर हार मान ली। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली इंसान का मांस और भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है।
तुमने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और मन ही मन गुस्से से कोसने लगे। एक सांप ने इस युवा मालिक को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। तू बस इंतजार कर। इसके बाद तुमने आंखें बंद कर ली और पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति तलवार में भर दी। जिन वो उड़ने वाली तलवार भी भनभनाने लगी मानो तुम्हारे बुलावे का जवाब दे रही हो। सुनो, पवन तलवार कला, तीसरी तलवार। असल में तुम्हारी मौजूदा शक्ति इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने जाते समय तुम्हें इसका मंत्र छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तलवार कला का इस्तेमाल सिर्फ खास परिस्थितियों में ही करना। फिर तुमने जिन्वू तलवार को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से सामने वार कर दिया। विशाल सर्प ने तुम्हें अपनी जान की परवाह किए बिना हमला करते देखा तो वो भी थोड़ा सतर्क हो गया। उसे तुम्हारे वार से खतरे की हल्की आहट महसूस हुई। आखिरकार तुम्हारी तलवार की नोक सीधे उसके सिर में जा धंसी। इस बार तुम्हें सचमुच इस तलवार कला की भयानक शक्ति का एहसास हुआ, लेकिन अब बच निकलना बहुत देर हो चुकी थी। वो मजबूर होकर सीधे तुमसे टकरा गया। एक दर्दनाक चीख के साथ विशाल सर्प का सिर तुम्हारी तलवार से आर पार हो गया। तुमने भयानक दर्द सहते हुए खुद को संभाला और बैठकर अपनी शक्ति वापस पाने लगे। अच्छी बात यह थी कि तुमने पहले जन्मजात आध्यात्मिक द्रव लिया था। अब तुम्हारी रिकवरी की गति धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कुछ घंटों बाद तुम आखिरकार फिर से खड़े होने लायक हो गए। तुम धीरे धीरे चलते हुए विशाल सर्प के पास पहुंचे और अपनी उड़ने वाली तलवार बाहर निकाली। उसी समय तुम्हें महसूस हुआ कि जिन वो उड़ने वाली तलवार की आभा पहले से कुछ अलग हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उन्नत हो गई हो? अब तुम साफ महसूस कर सकते थे कि उसकी तलवार से उच्च स्तर के आध्यात्मिक हथियार जैसी शक्ति निकल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उड़ने वाली तलवार दुश्मन की ऊर्जा को निगल सकती हो? ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी थी। तुमने तुरंत एक अग्निगोला छोड़कर विशाल सर्प के शरीर को पूरी तरह जला डाला। राख के बीच तुम्हें एक गहरे हरे रंग का मोती मिला। तुम तुरंत समझ गए कि जो भी दैत्याकार जीव एक निश्चित स्तर तक साधना कर लेते हैं, उनके शरीर में दानव कोर बन जाती है। उसके अंदर सबसे शुद्ध ऊर्जा होती है जिसे साधक अपनी साधना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कमाल हो गया। लगता है अब सीधे नींव स्थापना स्तर तक पहुंचा जा सकता है। तुम्हें लगा था कि इसके लिए कम से कम 1 साल और लगेगा, लेकिन इस बार तो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिल गया था। जो सांप की खाल अग्निगोले से पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, उसे तुमने सावधानी से अपने संग्रहण छलने में रख लिया। ये सब बेहद दुर्लभ खजाने थे। क्योंकि इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए तुमने इधर-उधर जाने की हिम्मत नहीं की। तुमने पास ही एक गुफा खुदी, फिर उसके अंदर जाकर शांति से साधना करने लगे। तुम्हारी इस पूरी हलचल की वजह से पूरा शियान युन पर्वत हिल उठा। पहाड़ के नीचे वाला बूढ़ा ताओवादी भी वहां भागा चला आया। पहाड़ की कंपन महसूस करते ही उसके दिल में बुरा अंदेशा पैदा हुआ। वो मन ही मन बोला, वो छोटा बच्चा सच में बिल्कुल लापरवाह है। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति चलाई और कंपन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। आखिरकार वो घटनास्थल तक पहुंच गया, लेकिन उसके सामने सिर्फ टूटी गिरी हुई जंगल की झाड़ियां थी। चारों तरफ जलने के निशान फैले हुए थे। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा था। वो उलझन भरे चेहरे से उस बर्बादी को देखने लगा। उसकी मौजूदा शक्ति इतनी नहीं थी कि वो समझ सके कि यहाँ आखिर हुआ क्या था, लेकिन इस समय जंगल पूरी तरह शांत था और कहीं भी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने तो कहा था कि सिर्फ स्वर्ण कोर स्तर पर पहुंचने के बाद ही बिजली का संकट आता है। अभी तुम ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक बिजली सीधे तुम्हारे सिर पर गिर पड़ी और तुम तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। दोपहर के समय तुम जले हुए और फटे-फटे बालों वाले अजीब हेयर स्टाइल के साथ घर लौट रहे थे। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह उदासी से भरा हुआ था। उधर उसी समय मुंह परिवार की हवेली में दीदी मु यू लू की आंखें रो-रो कर सूज चुकी थी। इन कुछ दिनों में वो ठीक से खा भी नहीं पा रही थी और ना ही चैन से सो पा रही थी। उसके सपनों में बार-बार छोटे गे के साथ बिताए पल ही आते रहते थे। चौथी दीदी भी क्योटो से वापस लौट आई थी और लगातार उसके पास बैठकर बस लंबी सांसें भर रही थी। तभी एक सुंदर चेहरे वाली महिला किसी को व्हील चेयर पर धकेलते हुए अंदर आई। व्हील चेयर पर बैठे आदमी का चेहरा ठंडा और कठोर था। उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थी। सातवीं दीदी उन्हें देखते ही जल्दी से अपनी भावनाएं संभालते हुए उनके पास गई और धीमी आवाज में पूछने लगी, पापा, मम्मी, आप लोग कैसे हैं? हाँ, वो महिला तुम्हारी माँ लियू मेई थी और व्हील चेयर पर बैठे आदमी तुम्हारे पिता मू वेनजिए थे। मू वेनजिए मुस्कुराकर बोले, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारे बड़े चाचाओं ने फिलहाल सीमा की जिम्मेदारी संभाल ली है, इसलिए मैं छुट्टी पर हूँ। पीछे खड़ी लियू मेई ने तुरंत उनके कंधे पर एक थप्पड़ मारा और गुस्से में बोली, तुमसे कितनी बार कहा था कि जल्दी घर लौटाओ और आराम से जिंदगी बिताओ, लेकिन तुमने कभी बात नहीं मानी। अब खुद को अपाहिज बना लिया। मू वेनजिए अपनी पत्नी से बहुत डरते थे, इसलिए बस वहां बैठकर बेवकूफों की तरह हंसते रहे। अगर उनके सैनिक उन्हें इस हालत में देख लेते तो शायद उनकी आंखें बाहर निकल आती। क्या ये वही युद्ध देवता था? फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया और उनका चेहरा बदल गया। छोटे गे का अभी तक कोई पता चला? सातवीं दीदी ने ये सुना तो जो आंसू वो बड़ी मुश्किल से रोक पाई थी, वे फिर से बहने को तैयार हो गए। इस समय लियू मेई का दिल भी सुइयों की तरह चुभ रहा था। 5 साल बाद बेटा बड़ी मुश्किल से वापस आया था और अब फिर से गायब हो गया। अपनी ताकत और जानकारी के जरिए उन्हें पता चल चुका था कि क्योटो के मुंह परिवार के लोग कई बार चोरी छिपे छोटे गे पर हमला कर चुके हैं। चौथी दीदी दांत भींचते हुए बोली, दूसरी दीदी ने कहा है कि बाकी सब बातें उसके लौटने के बाद होंगी। इतने सालों तक हमने बहुत सहन किया है, अब हिसाब बराबर करने का समय आ गया है। उधर उसी समय मोदो शहर के एक 5 सितारा होटल में मू तांगचुन बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में छोटे गे की तस्वीर थी जिसे वो बार-बार देख रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने पहले ही इंटरनेट पर घोषणा कर दी थी कि 3 दिन बाद मोदो में एक भव्य जन्मदिन पार्टी होने वाली है और उस पार्टी का मुख्य किरदार बेहद रहस्यमयी होगा। उस दिन वो मनोरंजन जगत के कई बड़े सितारों को भी बुलाएगी ताकि वे सब मिलकर उस जन्मदिन वाले का जश्न मना सकें। ये खबर सामने आते ही पूरे देश में हलचल मच गई। सभी पत्रकार तेजी से यहाँ आने लगे। सब कुछ पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अब उसका छोटा भाई गायब हो गया था। वो बेजान कदमों से नीचे उतरी और शीशे में खुद की बिखरी हालत को खाली आंखों से देखने लगी। उसी समय मोदो के आसमान में तुम जिन्हों उड़ने वाली तलवार पर खड़े थे और हाथ में धुआं छोड़ते फोन को देख रहे थे। असल में तुम दीदी को फोन करना चाहते थे, लेकिन अभी जो बिजली का संकट आया था उसने फोन पूरी तरह खराब कर दिया। बेहतर होगा पहले घर लौट जाऊं, वरना दीदी चिंता करेंगी। ये सोचते ही तुमने उड़ने वाली तलवार की गति और बढ़ा दी। मोदो के मुंह परिवार की हवेली में सुरक्षा गार्ड चारों तरफ सतर्क निगाह रखे हुए थे। घर के मुखिया ने आदेश दिया था कि इन दिनों सुरक्षा हर हाल में और कड़ी रखी जाए। तभी एक गार्ड ने सामने देखा, एक छोटा सा परिचित शरीर उनकी ओर चलता हुआ आ रहा था। गार्ड तुरंत सिर झुकाकर उत्साहित आवाज में चिल्लाया, छोटे मालिक वापस आ गए।